ठीक, एक बार मेरे को कंफर्म करो, ऑडियो और ये स्क्रीन विजिबल क्लियर सब कुछ है? फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक 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 है अनुषा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। मैं मैक्रो के सारे चैप्टर का एमसीक्यू करवाने वाला हूँ, और आईईडी का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी जितने चैप्टर्स हम लोग कर लिए हैं वो सबका एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। इसमें मैं वीके ओरी और जो टीआर जैन का बुक है मैक्रो के लिए मैं उसको रेफर करूंगा, और आईईडी के पोर्शन के लिए मैं संदीप गर्ग का बुक रेफर करूंगा। तो अगर किसी के पास बुक हो भी तो अभी ओपन मत करना, क्योंकि अगर तुम लोग बुक से देखकर आंसर बताओगे तो कोई मतलब नहीं देगा। पूरा लॉजिकल थिंकिंग चैप्टर पढ़े हुए हो, ऑलमोस्ट अगर मान लो 100% नहीं भी याद हुआ रहेगा तो भी 70-80% क्लैरिटी है, उतना मैं डिटेल से कंसेप्ट पढ़ाया और तुम लोग भी समझे हो। तो इसीलिए बुक वगैरह बिल्कुल ओपन मत करना, कीपैड अपना ओपन करके रखो। मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं रहेगा, तुम लोग को जो ऑप्शन सही लगता है मैं साथ में क्वेश्चन आंसर दोनों दिखाऊंगा, क्वेश्चन और ऑप्शन। तो तुम लोग को जो ऑप्शन सही लगता है तुम लोग ए बी सी डी अपने अकॉर्डिंग टाइप करके सेंड कर देना। अब ये मत सोचना कि ये मेरे से बनेगा नहीं, सही होगा नहीं होगा, मैं किसी को यहाँ पे चिल्लाने नहीं वाला हूँ। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमम कितना कितना क्वेश्चन तुम लोग सही कर पाओगे वो तुम लोग खुद एनालाइज कर पाओगे। तो अभी बुक वगैरह बिल्कुल ओपन मत करना, ये बात सबको क्लियर है? मैं स्टार्ट करूं फिर? जल्दी जल्दी बताओ। हम्म। ठीक है, ठीक है, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे। अच्छा, उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। जो हम लोग स्टॉक और फ्लो पढ़े थे, एग्जाम में कई बार ये आ जाता है कि स्टॉक और फ्लो के बीच में बताओ, कि कुछ एक आध एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा स्टॉक और फ्लो दोनों के बीच में ये कौन सा ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ पूछ लेगा, इनकम पूछ लेगा। तो तुम लोग को आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन में जो पूछा है वो स्टॉक के अंदर आएगा या फ्लो के अंदर आएगा। स्टॉक का मैं एक बार बता दे रहा हूँ, स्टॉक जो होता है इसको मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो को मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम लोग, मैं फॉर एग्जांपल अभी पूछ रहा हूँ अभी के अभी तुम लोग के पास कितना पैसा है, तो ये स्टॉक कंसेप्ट है। और मैं बोल रहा हूँ कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक अब तक कितना पैसा हो गया, या जनवरी से लेकर आज तक नवंबर तक कितना पैसा जमा कर ली, ये अपना फ्लो कंसेप्ट है। तो मैं अभी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें तुम लोग को बताना रहेगा वो स्टॉक है या फ्लो है। स्टॉक है तो एस लिख के सेंड करना, फ्लो होगा तो एफ लिख कर सेंड करना। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कैपिटल। बताओ कैपिटल क्या होगा, स्टॉक या फ्लो, एस या एफ? जल्दी जल्दी कीपैड लेकर बैठे रहो, उसमें टाइप फटाफट करके बताना है। स्टॉक, कैपिटल क्या होगा, स्टॉक या फ्लो? स्टॉक, स्टॉक। बाकी बाकी भी स्टॉक। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका, कैपिटल जो होता है, हाँ करेक्ट, कैपिटल जो होता है ये एक पर्टिकुलर डे को इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसीलिए हम लोग कैपिटल को स्टॉक बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, स्टॉक या फ्लो? फ्लो, फ्लो। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट लगाया जाता है जब से बिजनेस में पैसा लगाएं वहां से लेकर जब जब तक इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो कैपिटल अगर क्वेश्चन में आया तो वो स्टॉक है, क्योंकि पर्टिकुलर डेट 1 अप्रैल को लगा रहे हैं कैपिटल, 1 अगस्त को कैपिटल लगा रहे हैं, 5 सितंबर को कैपिटल लगा रहे हैं, तो कैपिटल पर्टिकुलर डेट पे लगाया जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है ये पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है, इसलिए ये फ्लो कंसेप्ट है। अगला, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। बताओ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री क्या होगा, स्टॉक या फ्लो? स्टॉक, स्टॉक, स्टॉक। ठीक है, बढ़िया। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री जो है ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन हम लोग एक पर्टिकुलर डेट में, मतलब ये कैलकुलेशन तो बहुत महीने लगता है, लेकिन जो डिक्लेरेशन होता है ये एक पर्टिकुलर डेट पे होता है, तो पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री को स्टॉक बोलते हैं। हम लोग मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ क्या होगा, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये क्या है, स्टॉक कंसेप्ट या फ्लो? हम्म, करेक्ट। नंबर ऑफ डेथ जो होता है या नंबर ऑफ बर्थ होता है ये पूरा मेजर किया जाता है साल का स्टार्टिंग से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने नंबर ऑफ डेथ हुए हैं और कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं। तो इस वजह से जो अगर मान लो एग्जाम में आता है बर्थ रेट या आता है डेथ रेट, तो वो याद रखना है, वो फ्लो कंसेप्ट है। ठीक है, अगला बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताओ क्या है, स्टॉक या फ्लो? बैलेंस शीट, स्टॉक, स्टॉक।
ठीक है, बढ़िया बढ़िया। बैलेंस शीट स्टॉक होता है क्योंकि बैलेंस शीट के हम लोग नीचे लिखते हैं एज एट, मतलब बैलेंस शीट ये बताता है, करेक्ट, बैलेंस शीट ये बताता है कि साल के एंड में, दैट इज 31 मार्च, जो भी 2024 है 2025 है, उस टाइम हमारे पास असेट और लाइबिलिटी कितने के हैं। तो 11th में या अभी 12th में भी जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं एज एट, मतलब वो पर्टिकुलर डेट को कितने का है वो बताता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, ये कौन सा है, स्टॉक या फ्लो? फ्लो फ्लो, करेक्ट करेक्ट। बढ़िया। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये अपना फ्लो कंसेप्ट है, बिकॉज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये पूरे साल भर का बनाया जाता है, जनवरी से लेकर अप्रैल से लेकर मार्च तक के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए ये सबको रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अगला है वेल्थ। वेल्थ बताओ, वेल्थ, वेल्थ स्टॉक है या फ्लो है? ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, वेल्थ। हम्म, करेक्ट करेक्ट। वेल्थ जो होता है इसको हम लोग स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। स्टॉक कंसेप्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेल्थ मतलब इसको नापा जाता है पर्टिकुलर पॉइंट में कि एक इंसान का कितना वेल्थ है, एक इंसान के पास कितना उसका पूंजी रखा हुआ है, कितना उसका पास पूरा मिलाकर पैसा है। तो ये कोई पीरियड में नहीं नापा जाता है, एक दिन में नापा जाता है, तो इसलिए वेल्थ आया तो ये स्टॉक कंसेप्ट है। लेकिन मान लो अगर इनकम आया, इनकम, इनकम क्या है, स्टॉक या फ्लो? करेक्ट, इनकम जो है वो फ्लो फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट क्यों? क्योंकि एक इंसान पूरे महीने भर काम करता है, पूरे साल भर काम करता है, तब उसको सैलरी मिलता है। तो इनकम को हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, जबकि जो वेल्थ होता है, जो जमा पूंजी होता है, ये एक पॉइंट में नापा जाता है। तो ये जो वेल्थ और इनकम है ना, ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन। अगर राइस को हम लोग गोडाउन में स्टोर किए, ये स्टॉक है या फ्लो है? स्टॉक स्टॉक, ठीक है बढ़िया। ये अपना स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में नापा जा रहा है। लेकिन लिखा है सेल ऑफ राइस, राइस को बेच रहे हैं, सेल ऑफ राइस, ये क्या है? फ्लो कंसेप्ट, बढ़िया। ठीक है, यहां तक ये वाला याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक, बढ़िया। अब मैं एमसीक्यू पे आ रहा हूँ। अगर कोई बुक ओपन भी किया है तो बिल्कुल उसको बंद कर दो क्योंकि कोई मतलब नहीं देगा। अगर तुम लोग सामने बुक रखोगे रेफरेंस के लिए और फिर उससे आंसर दोगे तो कोई मतलब नहीं देगा, उसको बुक अभी बंद करो। और तुम लोग खुद आइडिया लगाना कि कौन कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन गलत रहेगा। ठीक है, तो मैं एमसीक्यू स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स, consumption of all goods and services in the economy during a period of accounting year is known as। अगर हम लोग कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी? बाकी लोग भी बताओ, पूरे साल भर का कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि हम लोग एग्रीगेट कंजम्पशन बोल रहे हैं। यहाँ पे कंजम्पशन लिखा है, मान लो यहाँ पे कंजम्पशन के जगह प्रोडक्शन लिखा रहता, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कौन सा ऑप्शन होता है? बी ऑप्शन, बी बी, करेक्ट करेक्ट। तो अगर प्रोडक्शन की बात करता तो हम लोग ये सप्लाई मान लेते, करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पहले वाले का ऑप्शन नंबर ये है, सी। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स ऑन, क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन, फर्स्ट यूज, एंड यूज। बाकी बाकी लोग भी, ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसका आंसर है क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है एंड यूज पे। इसका लॉजिक समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग शुगर की बात करें तो शुगर डिपेंड करता है कि उसको आखिरी में कौन कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर उसको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, चाय बनाने में यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए फाइनल गुड है। लेकिन वहीं अगर बाबा होटल इसको यूज कर रहा है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, मिठाई बनाने के लिए, उसके कुछ जूसेस वगैरह बनाने के लिए, तो वो आगे सेल करेगा, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड होगा। तो ये फाइनली डिपेंड करता है कि उसको एंड में कौन यूज किया है। तो एंड रिजल्ट पे डिपेंड करता है गुड्स फाइनल है या गुड्स इंटरमीडिएट है। उसके फर्स्ट यूज से पता नहीं चलेगा, उसके एंड यूज पे पता चलेगा कि आखिरी में कौन यूज कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय, फाइनल गुड्स को कौन यूज करता है? कंज्यूमर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक ठीक, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि जब तुम लोग ये पढ़ोगे फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय, तो दिमाग में ये आता है कि कंज्यूमर ही तो फाइनल यूज करेगा। लेकिन तुम लोग पर्टिकुलर लोगों के पॉइंट के हिसाब से सोच के देखो। कंज्यूमर, कंज्यूमर अगर शक्कर खरीद रहा है तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स है। प्रोड्यूसर अगर मशीन खरीद रहा है तो मशीन को आगे बेचेगा नहीं, तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स है।
गवर्नमेंट भी अगर कुछ परचेज कर रहा है जो वो आगे सेल नहीं करने वाला है तो उसके लिए भी फाइनल गुड है। इस ये वाले क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है कि कौन सा फाइनल गुड है, बोल रहा है फाइनल गुड कौन यूज करता है, तो हर कोई यूज करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल बाबा होटल कोई मशीन खरीदा है जो वो आगे बेचेगा नहीं, तो वो उसके लिए फाइनल गुड होगा। मैं टीवी खरीदा हूं, मैं उसको आगे बेचूंगा नहीं, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड होगा। तो फाइनल गुड का डेफिनेशन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए भी कोई भी चीज फाइनल गुड हो सकता है अगर वो आगे किसी को सेल नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। लिखा है दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। बताओ जो ह्यूमन वांट का डायरेक्टली सेटिस्फाई करे वो क्या है? बी, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, करेक्ट। जो कंज्यूमर का डिमांड को सेटिस्फाई करे वो है अपना कंज्यूमर गुड्स। जो कंज्यूमर का डिमांड को सेटिस्फाई करे वो है अपना कंज्यूमर गुड्स। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स है, विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स, which are used in the production process for few years, which involve depreciation losses, both A and B. D, D ऑप्शन। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? पहला ऑप्शन बोल रहा है विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आता है, सही बात है। कैपिटल गुड्स होता ही वो है जो बहुत सारे साल तक बेनिफिट दे। सेकेंड, विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फ्यू ईयर्स, ये वाला लिखा है ये बहुत कम टाइम के लिए काम करेगा, तो वो नहीं होता है। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो बहुत लंबे अवधि तक काम करेंगे, 10 साल 15 साल ऐसे तक बेनिफिट देगा। और अगर 10-15 साल तक बेनिफिट दे रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है उस पर डेप्रीसिएशन भी चार्ज होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें ए भी सही है और सी भी सही है। ए बोल रहा है कि कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो बहुत सारे साल तक काम आएंगे, और सी ऑप्शन बोल रहा है इसके वजह से लॉस डेप्रीसिएशन होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल गुड्स होता है ये थोड़े से साल के लिए यूज नहीं होता, ये आने वाले बहुत सारे सालों तक यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फूड प्रोसेसर यूज्ड बाय हाउस होल्ड इन द किचन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर एक फूड प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं घर वाले, किचन में यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सा गुड हुआ? कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कंजम्पशन गुड, नन ऑफ दीज। बताओ बताओ। सी ऑप्शन, करेक्ट करेक्ट। तो लिखा हुआ है फूड प्रोसेसर, फूड प्रोसेसर मतलब कुछ भी मान लो, मिक्सर वगैरह जो भी है, ये हाउस होल्ड यूज कर रही है और अपने किचन में यूज कर रही है, तो वो आगे सेल नहीं करने वाली है, वो खुद उसको यूज करेगी। तो जिसको हम लोग खुद यूज करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको बोला जाता है कंजम्पशन गुड्स। अगला, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर केन इज, शुगर केन कौन सा गुड है? अगर शुगर हम लोग बना रहे हैं तो शुगर केन कौन सा गुड, गन्ना कौन सा गुड्स माना जाएगा? फाइनल गुड, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, नन ऑफ दीज। करेक्ट। गन्ना जो है उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड मानेंगे, क्योंकि शुगर बना रहे हैं, शुगर बनाने के लिए गन्ना को अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तब जाके फाइनल वो शुगर में कन्वर्ट हो पाएगा। तो ये एक इंटरमीडिएट गुड है। अगला क्वेश्चन, इफ द कार परचेज बाय अ टैक्सी ऑपरेटर, देखो थोड़ा ध्यान से, हम लोग नहीं परचेज कर रहे, एक टैक्सी ऑपरेटर परचेज कर रहा है, इट विल बी रिगार्डेड एज, तो वो क्या है? कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, बोथ ए एंड सी। बताओ बताओ। ए ऑप्शन, इसमें बहुत लोग का अलग अलग आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन, देखो क्या लिखा है, अ कार इज परचेज बाय टैक्सी ऑपरेटर, एक कार है जो टैक्सी ऑपरेटर परचेज कर रहा है, विल बी रिगार्डेड, अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं ना? अच्छा, सावन सावन बोला था, ठीक ठीक। ठीक है, इधर ध्यान दो। हाँ, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, मैं इस क्वेश्चन में बोल रहा था एक कार है जो परचेज किया गया है टैक्सी ऑपरेटर के तरफ से, इज रिगार्डेड एज, इसको कौन सा गुड बोलेंगे? सबसे पहला लिखा है कैपिटल गुड। बताओ, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका तुम लोग आंसर देना। जो टैक्सी ड्राइवर है वो कार परचेज करेगा, वो बस 1-2 साल तक बेनिफिट देगा या सेवरल ईयर्स तक? बताओ, 1-2 साल तक बेनिफिट देगा या सेवरल ईयर्स तक? सेवरल ईयर्स, बढ़िया बढ़िया। तो सेवरल ईयर्स तक देगा, तो ये अपना कैपिटल गुड्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगला, हम्म फिर उसके बाद अगला है ऑप्शन नंबर सी, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड क्यों है? क्योंकि वो जो है टैक्सी ऑपरेटर, बताओ टैक्सी जो खरीदा है, कार जो खरीदा है, क्या वो आगे बेचेगा? कार को बेचेगा क्या आगे? कार को सेल करेगा आगे? बताओ। करेक्ट, कार को आगे सेल नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
डी क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर अगर परचेज किया है कार, तो पहला तो वो कैपिटल गुड है। कैपिटल गुड क्या होता है? जो बहुत सारे साल तक बेनिफिट देता है। हाँ, करेक्ट निकल। कैपिटल गुड वो होता है जो बहुत सारे साल तक बेनिफिट देता है। और सेकंड, ये फाइनल गुड भी है, बिकॉज वो आगे टैक्सी किसी को बेचने नहीं, कार किसी को बेचने नहीं वाला है। वो उसका सर्विस भले देगा, लेकिन फाइनली जो कार है, कार को आगे सेल नहीं करने वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड्स? सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सा है? रेडियो, क्लॉथ, मिल्क या पेट्रोल? बताओ बताओ, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है? हम्म, करेक्ट करेक्ट। बढ़िया। तो ये जो है सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है ये बहुत सारे सालों तक तो बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन एक साल या एक साल से स्लाइटली ज्यादा हम लोग को बेनिफिट देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा क्लॉथ। क्लॉथ जो होगा वो हम लोग सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोल सकते हैं, बी ऑप्शन। बताओ, रेडियो कौन सा गुड होगा? सेमी ड्यूरेबल गुड्स होगा या ड्यूरेबल गुड्स होगा? बताओ बताओ। हाँ, काइंड ऑफ ड्यूरेबल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि रेडियो जो था वो बहुत सारे साल तक बेनिफिट देता था, चलता ही रहता था, टूटता फूटता नहीं था। ठीक है। और ये जो मिल्क है और जो पेट्रोल है, बताओ ये कौन सा गुड होगा? मिल्क और पेट्रोल कौन सा गुड्स होगा? सेमी? नहीं नहीं नहीं, सेमी नहीं वंशज, सिंगल यूज। करेक्ट करेक्ट, सिंगल यूज गुड्स होगा। इसमें हम लोग पढ़े थे, गुड्स बहुत सारे तरीके का होता है। हम्म, सिंगल यूज गुड्स। रुको, मैं एक बार वो जहां तुम लोग को डाउट आता है ना, मैं उसका साथ में रेफरेंस भी बताते रहता हूँ, तो उससे तुम लोग को जहां गलत गए वो भी समझ आ जाएगा। देखो, ये चैप्टर नंबर 1 का स्लाइड है। इसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके के गुड्स पढ़े थे। मैं एक बार वो रिव्यू करवा दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को डाउट आ रहा है और बहुत कम आंसर आ रहा है एज एक्सपेक्टेड। वो स्टार्टिंग वाले में आया था, इसमें नहीं आया था, मतलब डाउट है। तो देखो, इतने तरीके के कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स इतने तरीके के होते हैं। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, एक होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम लोग सिंगल यूज गुड्स भी बोलते हैं। जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है वो सिंगल यूज गुड्स है। और लास्ट होता है सर्विस गुड्स। अगर मैं ड्यूरेबल गुड्स की बात करूं, तो ड्यूरेबल गुड्स का डेफिनेशन है जो सेवरल ईयर्स तक बेनिफिट देंगे। इसका कोई ईयर्स एज सच डिफाइन नहीं है, लेकिन ये आने वाले बहुत सारे साल तक बेनिफिट देगा, तो उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। इसके एग्जांपल्स हो गए, टीवी टेलीविजन खरीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, तो आने वाले बहुत सारे सालों तक हमें बेनिफिट देगा। फिर सेकंड, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो एक साल या स्लाइटली एक साल से ज्यादा हम लोग को बेनिफिट देगा। उसको हम लोग बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जैसे हमारे क्लॉथ्स हो गए, शूज हो गए, टॉयज हो गए। तो ये बहुत सारे साल तक तो बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन एक साल या एक साल से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं हम बॉयज लोगों का पैंट, वो बहुत सारे साल तक भी चल जाता है कई बार। वो डिपेंड करता है यूज कैसे कर रहे हैं और क्वालिटी कैसा है। ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या हो गया? जो सिंगल यूज गुड्स होते हैं। जैसे मान लो भाजी, सब्जी, पेट्रोल, ये बार बार यूज नहीं होगा। इसको हम लोग पे करेंगे, इसको गाड़ी में मान लो पेट्रोल डलाएंगे, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो बहुत सारे साल तक हम लोग को बेनिफिट नहीं देने वाला, तो उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और लास्ट होता है सर्विस गुड्स, ये इंटेंजिबल गुड है। जैसे मान लो एडवोकेट अपना सर्विस दे रहा है। पलाश बड़ा जल्दी ज्वाइन हो गया, जबकि मैं बोला भी था 9:30 बजे ज्वाइन हुआ है। हद है। ठीक है, अगला सर्विस गुड्स। सर्विस गुड्स का मैं मीनिंग क्या बताया था? सर्विस गुड मतलब ये इंटेंजिबल गुड्स होते हैं। जैसे कि कोई सीए अपना सर्विस दे रहा है, कोई एडवोकेट अपना सर्विस दे रहा है, कोई डॉक्टर अपना सर्विस दे रहा है, तो इसको बोला जाता है सर्विस गुड्स। तो बताओ, ये चारों गुड क्लियर है सबको? कंजम्पशन गुड्स 4 तरीके के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विस गुड्स। बताओ बताओ, क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी जल्दी। अभी तक थम्स अप नहीं आया बाकी लोगों का? ये 4 गुड क्लियर है? ठीक, ठीक है। तो अब हम लोग वो एमसीक्यू पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स? तो बताओ, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सेमी ड्यूरेबल गुड्स था? 10th का, 9th का?
जो ये क्लॉथ था वो, अच्छा हम लोग 9th वाला नहीं किए क्या? वैसे ही बताओ क्या होगा, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, ये सब किसका एग्जाम्पल है? 9th क्वेश्चन, 9th टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। करेक्ट, ये ड्यूरेबल गुड्स है, ये है अपना ड्यूरेबल गुड्स, और इसका अभी हम लोग किए थे क्लॉथ। अगला बोल रहा है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन, कैपिटल फॉर्मेशन, नन ऑफ दीज। इसको हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे, क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल फॉर्म हो रहा है। तो जब जब हम लोग इंक्रीज इन स्टॉक करते हैं, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? मशीन्स खरीद रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो जब जब हम लोग स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करेंगे उसे कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, किसको बोलेंगे? क्या क्या क्या? वही कैपिटल गेन किसको बोलेंगे फिर? कैपिटल गेन मतलब अगर हम लोग कुछ खरीद रहे हैं और हम लोग को बाकी के कंपैरिजन में डिस्काउंट मिला है तो वो हमारे लिए गेन है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो, देखो दो तरीके से देख सकते हैं, ये इस साल का स्टार्टिंग है, साल के स्टार्टिंग में मेरे पास रखा हुआ था पांच स्टॉक रखा हुआ था, और मेरे को इसको बेनिफिट मिला, मान लो मैं जब इसको सेल किया, सेल करके मेरे को इससे प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट जब मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन, और सेल करके इसको मेरे को लॉस मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल लॉस। ये आया नहीं समझ में? कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस, बस प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस वाला है। आया या नहीं आया बता, आया अनीश को समझ में? हाँ भैया। हाँ, बस उसमें उतना ही, वो एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस, वो बस बढ़ रहा है घट रहा है उसके अकॉर्डिंग ही देखना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, बताओ नेट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर माना जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीसिएशन, सेकंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनटू डेप्रीसिएशन, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डिवाइड डेप्रीसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए, हम लोग उसके अंदर पढ़े थे, ये ग्रॉस होता है और अब आज का डेट का होता है नेट। जब खरीदे थे उस दिन का डेट को बोलेंगे ग्रॉस और आज का डेट को बोलेंगे नेट। अगर मेरे को ग्रॉस से नेट में आना है तो हम लोग क्या करते थे बताओ? ग्रॉस से नेट में आना है तो क्या करते थे? बताओ बताओ जल्दी, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन। करेक्ट करेक्ट, तो हम लोग माइनस कर देते थे डेप्रीसिएशन। ये वाले क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, नेट इन्वेस्टमेंट किसको बोला जाएगा? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन, ये इसका ऑप्शन होगा बी। अगला, नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेस, नेट कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा? इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन, इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन कॉस्ट। बताओ बताओ, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। नेट कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो ये बताता है कि हम लोग कितना स्टॉक खरीदे हैं। साल के स्टार्टिंग में मान लो 10 स्टॉक रखा था, साल के एंड में मेरे पास 20 मशीन हो गया, तो ये हमें बताता है कि कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना बढ़ा है। तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन बताता है, इसका फॉर्मूला भी होता है जितना हमारे एंड में था माइनस जितने बिगनिंग में। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फैक्ट्री है, मेरे फैक्ट्री में साल के शुरुआत में, ये स्टार्टिंग में रखा हुआ था 10 मशीन, और मेरे फैक्ट्री में साल के एंड में रखा है 20 मशीन। तो कितना इसमें एडिशन हुआ है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है स्टॉक एट द एंड माइनस स्टॉक एट द बिगनिंग। तो एंड में मेरे पास 20 मशीन रखा था, स्टार्टिंग में 10 मशीन रखा था, तो इससे ये पता चल जाता है कि पूरे साल भर में मैं 10 मशीन परचेज किया हूं। तो इसका आंसर है नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेज, इससे क्या पता चलता है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि हम लोग कितना नया मशीन परचेज किए हैं। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ जो मैं एग्जाम्पल देकर बताया? बताओ बताओ जल्दी, या मैं एक बार और रिपीट करूं? एक और बार बता। हाँ, देखो एक बार मैं और समझा रहा हूँ। ये जो नेट कैपिटल फॉर्मेशन होता है इसका मतलब क्या है कि हम लोग कितना नेट में कैपिटल फॉर्मेशन किए हैं, कितना एडिशनल मशीन परचेज किए हैं। तो अगर हम लोग एडिशनल मशीन परचेज करेंगे तो उससे होगा क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेस,
अगर हम लोग एडिशनल मशीन परचेज करेंगे तो ये होगा क्या। ऐसे ना पढ़ के समझ नहीं आएगा इसको तुम लोग को, इसीलिए कंसेप्ट में बता रहा हूँ एक एक। नेट कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, आधे से ज्यादा लोग को इसका मतलब भी नहीं समझ आएगा। तो ये होता क्या है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन मतलब मैं कितने मशीन परचेज किया हूँ, मैं एक्चुअल में कितना मशीन परचेज किया हूँ, तो उससे होगा क्या पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो साल का स्टार्टिंग में मेरे फैक्ट्री में 10 मशीन था, साल के एंड में मेरे फैक्ट्री में 20 मशीन है। तो अगर मेरे को ये पता करना है कि एक्चुअल में कितना नया मशीन परचेज हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, स्टॉक एट द एंड या कैपिटल एट द एंड माइनस कैपिटल एट द बिगनिंग। साल के एंड में 20 था, साल के स्टार्टिंग में 10 था, तो इससे निकल जाएगा कि इस साल के स्टार्ट मतलब इस साल के एंड तक मैं टोटल 10 नया मशीन परचेज किया हूँ। तो जब नया मशीन परचेज करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। पहले मैं 1 टन बनाता था सामान, अब मैं 2 टन बना पाऊंगा। तो इससे नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्लियर है सबको 13th वाला क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है? ठीक ठीक ठीक। ये 13th वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना है। 13th हो गया, 12th हो गया, ये सब ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो ना एक बार में दिमाग में क्लिक नहीं होता। ये जो 12th वाला क्वेश्चन है ये आया है वो नेशनल इनकम वाले चैप्टर से, जिसमें हम लोग नेट से ग्रॉस में जाते थे तो माइनस करते थे डेप्रीसिएशन, तो वो वाले चैप्टर का इधर रेफरेंस है इसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेप्रीसिएशन, किस वजह से डेप्रीसिएशन होता है। नॉर्मल वियर एंड टीयर, डैमेजेस ड्यू टू फ्लड, डैमेजेस ड्यू टू मार्केट क्रैश, नन ऑफ दीज। किस वजह से डेप्रीसिएशन लगता है। बढ़िया बढ़िया, करेक्ट। इसका आंसर है नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर अगर मैं सामान को यूज करते रहता हूँ, जैसे बेस्ट एग्जांपल, मैं जब 2 साल पहले कोचिंग में टेबल लाया था, बहुत ही साफ सुथरा टेबल था। अब तुम लोग खुद जानते हो पूरे जगत का नाम लिखा हुआ है उसके अंदर। तो उससे क्या हो गया, नॉर्मल वियर एंड टीयर। जब मैं खरीदा था तो एक टेबल 1100 रुपए पड़ा था, अब मैं उसको बेचूंगा तो मेरे को 11 रुपए भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ, नॉर्मल वियर एंड टीयर के वजह से डिप्रिशिएट हो गया सामान। तो इसका आंसर नॉर्मल वियर एंड टीयर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, किस रीजन से अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होगा। चेंज इन डिमांड, नेचुरल कैलामिटी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, नन ऑफ दीज। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है ठीक। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड मतलब जो मैं सोचा था। जैसे मैं क्या सोचा था, अगर मेरा शॉप है, किसी क्लॉथ का शॉप है, कपड़े दुकान है मेरा, तो कपड़ा दुकान में क्या होगा, मेरे को पता है कि हाँ कस्टमर का हर हफ्ते जो डिमांड है वो चेंज होता रहता है। अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है तो ये भी मेरे को पता है कि हाँ मार्केट में नया नया टेक्नोलॉजी आते रहेगा, आज कोई ये वाला फोन चला रहा है, कल कुछ और फोन चलाएगा। तो वो होता है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब है जिसको हम लोग, एक नॉर्मल इंसान को ये पता है, ऑर्डिनरी इंसान को ये चीज पता है कि ये तो होगा ही होगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जो हम लोग को पता ही नहीं है। जैसे हम लोग 11th में चैप्टर 1 बीएसटी के अंदर बिजनेस रिस्क पढ़े थे। बिजनेस रिस्क भी जो होता है ये भी अनएक्सपेक्टेड होता है, ये हमें पता ही नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमें पता ही नहीं है कि ये हो जाएगा। तो चेंज इन डिमांड, एक नॉर्मल इंसान को पता रहता है मार्केट में चेंज इन डिमांड हो रहा है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, वो भी एक पर्सन को पता रहता है, सेलर को पता रहता है कि मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज होगा। लेकिन बाढ़ आ गया, कोरोना आ गया, फ्लड, फेमिन, अर्थक्वेक, ये सब कुछ आ गया तो किसी को नहीं पता रहेगा कि ये आने वाला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेचुरल कैलामिटी। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में अनएक्सपेक्टेड की जगह सिर्फ एक्सपेक्टेड लिखा हुआ रहता, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहता। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अगर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस लिखा रहता तो कौन सा ऑप्शन सही रहता, जल्दी जल्दी बताओ। ए सी, ए और सी, ए और सी, बी और सी। ठीक ठीक, इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी। ए और सी दोनों ऑप्शन जो है ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। एक्सपेक्टेड का मतलब ये तो हमें पता ही है कि ये होना ही है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये अचानक से हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आई गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, बताओ कौन सा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कौन सा है, नेचुरल कैलामिटी है, चेंज इन डिमांड है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले वही डिस्कस किए थे, तो ये वाला ऑप्शन है, बोथ बी एंड सी।
ठीक है, ये याद रखना है। वो तुम लोग को ध्यान देना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, अनएक्सपेक्टेड लिखा है या एक्सपेक्टेड लिखा है। एक्सपेक्टेड का मतलब ये तो हमें पता है ये होना ही है, अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये हम लोग सोचे भी नहीं थे और ये अचानक से हो गया। सबको क्लियर है ये अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड? बताओ, या मैं एक बार और रिपीट करूं या क्लियर है? क्लियर है, ठीक ठीक। बाकी बाकी ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है 17th क्वेश्चन, डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड फॉर। डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड की जरूरत क्यों पड़ती है? इन्वेंट्री स्टॉक के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए, या नन ऑफ दीज के लिए? हम्म बाकी 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 भी बहुत कम आंसर आ रहा है अभी। डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड की जरूरत क्यों पड़ती है? इन्वेंट्री स्टॉक, एडवर्टीजमेंट, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ। सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। हाँ, ऑप्शन नंबर सी 17th का रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इसका मैं मतलब बताता हूँ, डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपनी है, मेरे कंपनी ने क्या किया है, परचेज किया है 2010 में एक मशीन, और मशीन का प्राइस है लेट से 1 लाख रुपीज। 1 लाख का एक मशीन परचेज किया है। अब हर साल जब जब मैं मशीन को यूज करूंगा, 2011 में, 2012 में, 2013 में, तो मशीन घिसेगा, उसका एक्सपेक्ट नॉर्मल वीआर एंड टीआर होगा। तो जब नॉर्मल वीआर एंड टीआर होता है तो उस पे लग जाता है डेप्रीसिएशन। हर साल मशीन डेप्रिशिएट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। लेट से अगर मैं मान रहा हूं कि एक साल में 10,000 रुपए कम होगा, ध्यान से सुनना, मैं मान रहा हूं हर साल 10,000 का डेप्रीसिएशन होगा, तो बताओ ये मशीन जो मैं खरीदा हूं वो कितने साल चलेगा? अगर हर हर साल 10,000 का डेप्रीसिएशन होगा तो मशीन कितने साल चलेगा? बताओ बताओ फटाफट। करेक्ट, मशीन जो है ये 10 साल चलेगा। क्योंकि ये कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर 1 लाख का मशीन है, 1 लाख का मशीन है, और हर साल 10,000 डेप्रीशिएट हो जाएगा, हर साल 10,000 डेप्रीशिएट होगा, तो मेरे पास ये मशीन 10 साल चलेगा। अब 10 साल बाद क्या होगा, वो मशीन खराब होने के चांसेस, देखो, जो डेप्रीसिएशन होता है ना, ये एक अजम्पशन बेस्ड होता है। जरूरी नहीं है कि मैं 10 साल सोचा हूं तो 10 साल ही चले, और ऐसा भी नहीं कि 10 साल से कम चलेगा, 10 साल से ज्यादा चलेगा, कुछ भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन की मशीन कौन से क्वालिटी का है, कौन से कंपनी का है, कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन तो नहीं कर दे रहे हैं, तो वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लो सपोजिंग 10 साल बाद मशीन खराब हो गया, तो मेरे को 11वें साल में एक नया मशीन का रिक्वायरमेंट लगेगा, और अगर मेरे को नया मशीन का रिक्वायरमेंट लगेगा तो मेरे को उसके लिए पैसा चाहिए। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी ये सोचता है कि मैं अगर 10 साल बाद ये मशीन परचेज करूंगा, तो मैं आज तो 1 लाख में खरीदा हूं, लेकिन 10 साल बाद मे बी ये मशीन 3 4 5 बहुत महंगा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर लेबर स्किल्स, कंपनी, वो जो मशीन है वो बहुत महंगा भी हो सकता है। तो कंपनी क्या करता है, जिस साल मशीन को परचेज किया है 1 लाख का, तो उसी साल से कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पिगी बैंक में जमा करता है, अपने पिगी बैंक में हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 10 साल बाद मशीन खराब हो गया, वो जो 1 लाख का मशीन खरीदे थे वो खराब हो गया, तो भी कंपनी के पास वो पिगी बैंक में थोड़ा बहुत पैसा जमा हो जाता है। तो कंपनी जब नया मशीन खरीदेगा, उसको एक, मान लो, सडन अटैक जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सेविंग जमा है। तो सेविंग का पैसा निकालेगा, प्लस उसमें थोड़ा सा और पैसा डालेगा और नया मशीन परचेज करेगा। एक तरीके का रिजर्व फंड बना के रखता है कि कल को अगर सडन कुछ जरूरत पड़ा तो मेरे को इमरजेंसी के टाइम में मेरे पास सेविंग रहना चाहिए। तो इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। तो डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि हम लोग रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कर पाए, कि कल को अगर हमारा मशीनरी काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया है, तो हमारे पास साइड में एक सेविंग, एक रिजर्व रखा है, जिसका पैसा मैं यूज करके नया मशीन परचेज कर सकता हूँ। बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको लॉजिक के साथ, कि क्यों रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इसका आंसर है? बताओ बताओ जल्दी फटाफट। नहीं ठीक, मैं एक बार में, एक बार शॉर्ट में बता दो। हाँ एक बार मैं और बता रहा हूँ, देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं मशीन खरीदा हूँ 2010 में। 2010 में जो मैं मशीन खरीदा हूँ वो 1 लाख रुपए का है, और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 10 साल तक चलेगा, तो हर साल 10,000 10,000 10,000 10,000 ऐसा डेप्रिशिएट होगा, 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी एक सेविंग करता है। मेरा कंपनी है तो मैं क्या करूंगा, 2010 से ही थोड़ा 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 पैसा हर महीने, हर क्वार्टर या ईयरली बेसिस पे जमा करते रहूंगा एक पिगी बैंक में। तो कल को अगर मेरा मशीन खराब होता है,
तो मेरे को एक सडन अटैक नहीं लगेगा कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं और कहाँ से नया मशीन खरीदूं। मैं अपने पिगी बैंक में जो इतने सारे साल से 10 साल से लास्ट 10 ईयर से जमा करते हुए आया हूँ, ये पैसे को मैं लूंगा और इसमें अगर जरूरत पड़े तो नया पैसा ऐड करूंगा और उससे मशीन परचेज कर लूंगा। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड वो पैसा होता है जो कंपनी अपने पास सेफ एंड सिक्योर रखता है कि कल को अगर कुछ ऐसा अबनॉर्मल सिचुएशन अराइज होता है या मशीन डेप्रिशिएट होके खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, बस्ट हो गया, खराब हो गया, तो ये जो पिगी बैंक में पैसा रखे उसमें थोड़ा और पैसा मिला के नया मशीन परचेज कर ले। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्लियर है किशोर? क्लियर है किशोर? हाँ ठीक 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 है। तो ये वाला हम लोग पॉइंट पढ़े, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट वाला इसका आंसर था। अब अगला, अ स्टॉक वेरिएबल, बताओ 18th वाला स्टॉक वेरिएबल का आंसर क्या होगा? हैज नो टाइम डायमेंशन, इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बताओ फटाफट, स्टॉक कंसेप्ट क्या होगा? नो टाइम, हैज नो टाइम डायमेंशन, सेकेंड इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो गया? एग्जाम में ये क्वेश्चन कल आने वाला है। स्टार्टिंग में इतना फटाफट आंसर आ रहा था, अभी तुम लोग का आंसर गलत सही जो बोलना है बोल दो। अगर तुम लोग गलत रहेगा ना, तुम लोग खुद कल याद आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कल गलत हुआ था। लेकिन अगर जवाब नहीं दोगे तो फिर बहुत सारा एकदम मेस्ड अप हो जाएगा, एक साथ बल्क में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सी ऑप्शन है। अब ये सी ऑप्शन क्यों है मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टॉक क्या होता है। हम लोग पढ़े थे स्टॉक जो होता है इसको मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं पूछूं कि अभी के अभी तुम्हारे पास कितना पैसा रखा है तो वो स्टॉक है। तो बताओ स्टॉक में क्या हम लोग कोई टाइम पीरियड को लेते हैं क्या? स्टॉक कंसेप्ट में कोई टाइम पीरियड को लेते हैं क्या? नहीं। करेक्ट, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है कि स्टॉक कंसेप्ट में कोई टाइम पीरियड नहीं आता है। फिर सेकंड लिखा है इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, ये भी सही है। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, स्टैटिक का मतलब होता है रिजिड, जो रुका हुआ है। तो दोनों ही सही है। स्टॉक मतलब हम लोग क्या मानते हैं, जिसमें कोई टाइम नहीं है और एट द सेम टाइम ये रुका हुआ है। वाह प्रभा वाह, आरती उतारू मन कर रहा है मेरा। मैं कौन से टाइम में बोला? 9 बजे की थी ज्वाइन, लेकिन आपने तो हाइट देखी है। कुछ भी ना, कुछ भी। बढ़िया बढ़िया। और 9 बजे के बाद मेरी बहन को अब भी टाइम मिला कि चलो 9:02, 9:03 अलग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगला अगला पॉइंट देखो, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि स्टॉक वेरिएबल जो होता है, स्टॉक वेरिएबल टाइम डायमेंशन को भी कंसर्न नहीं करता है और एट द सेम टाइम वो बिल्कुल स्टैटिक है। अगला 19th क्वेश्चन, लास्ट कितना बचा है, बस इतना ही है। हाँ सुनो, 19th क्वेश्चन, अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज, अ क्वांटिटी मेजर पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज। बताओ फटाफट। करेक्ट करेक्ट, फ्लो कंसेप्ट। जिसको हम लोग पीरियड में मेजर करते हैं, टाइम पीरियड में मेजर करते हैं, इसको हम लोग फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। बढ़िया। अगला, इनकम ऑफ अ फैमिली इज एन एग्जांपल ऑफ। बताओ इनकम क्या है, इनकम क्या है? स्टॉक, फ्लो, बोथ स्टॉक एंड फ्लो, नीदर स्टॉक नॉर फ्लो। करेक्ट, ये जो है ये फ्लो कंसेप्ट है। लेकिन वेल्थ कौन सा कंसेप्ट है बताओ? वेल्थ, वेल्थ, वेल्थ ऑफ अ फैमिली लिखा रहता तो। करेक्ट करेक्ट तारनी, करेक्ट। वेल्थ अगर लिखा रहता, वेल्थ का मतलब होता है जमा पूंजी। जमा पूंजी जो होता है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। तो अगर यहाँ पे इनकम के जगह वेल्थ लिखा रहता तो ये हमारा स्टॉक कंसेप्ट बन जाता। यहाँ इनकम लिखा है, इनकम जो होता है एक इंसान पूरे महीने भर काम करता है तब जाके उसको सैलरी मिलता है। तो अगर इनकम लिखा रहेगा तो वो हमारा फ्लो कंसेप्ट, वेल्थ लिखा रहेगा तो स्टॉक कंसेप्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल। बताओ ये चार ऑप्शन में से कौन सा स्टॉक वेरिएबल है? 21 चार ऑप्शन में से कौन सा स्टॉक वेरिएबल है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, ऑल ऑफ दीज। हम्म ठीक है, करेक्ट करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक कंसेप्ट। कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में नापते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे मंथ पे लगता है, ईयर पे लगता है। जितने भी मंथ हम लोग या ईयर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड है उस पे लगता है, तो वो पीरियड ऑफ टाइम है। एक्सपेंडिचर ऑन मनी, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी मतलब पैसे को हम लोग कहाँ कहाँ खर्चा किए हैं, तो ये भी हम लोग एक पीरियड में नापते हैं कि जनवरी से लेकर फरवरी तक कितना पैसा खर्चा किए हैं। तो ये दोनों जो हो गया ये फ्लो कंसेप्ट है।
तो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, सॉरी दिल्ली एंड मनाली फॉर एग्जांपल 400 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है, ये वाला क्लियर रखना है। तो ये इसका आंसर होगा डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, ये नॉट बड़ा हॉट है, इसको ध्यान से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, कौन सा इनमें से फ्लो नहीं है, फ्लो है नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, लीकेज ऑफ वाटर। करेक्ट करेक्ट। तो ये 22 वाला क्वेश्चन था। 22 का क्या लिखा हुआ है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, इनमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है, इनमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। पहला लिखा है इनकम, मैं इनकम बताया था, इनकम जो होता है, इनकम को हम लोग फ्लो ही मानते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी फ्लो माना जाता है। फ्लो एज इन क्या, कैसे माना जाता है कि पूरे साल भर में कितना कैपिटल लगाएं, कितना हम लोग बिल्डिंग खरीदें, कितना हम लोग मशीनरी खरीदें, तो इसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। इनकम को कैसे हम लोग फ्लो बोलते हैं, क्योंकि इनकम एक पर्सन पूरे महीने भर काम करके कमाता है, तो मेजर एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये वाला सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री जो है, सप्लाई सप्लाई ऑफ मनी हम लोग पढ़े थे, ये अपना स्टॉक कंसेप्ट होता है, तो इसका आंसर आंसर होगा सी ऑप्शन। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। अ कार रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर इंक्लूड ओनली स्टॉक वेरिएबल, ओनली फ्लो वेरिएबल, बोथ स्टॉक एंड फ्लो, नन ऑफ दीज। बताओ 23rd का क्या होगा। एक कार है जो रनिंग कर रहा है दिल्ली टू आगरा एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, बताओ क्या होगा इसमें से, स्टॉक, फ्लो, दोनों, स्टॉक और फ्लो दोनों, या नन ऑफ दीज। ए ऑप्शन। बाकी बाकी लोग भी गलत सही कुछ भी, बस तुम लोग बताओ जल्दी जल्दी। एक गाड़ी है, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन। अरे तो इसमें कुछ ढूंढने थोड़ी ना बोल रहा है, फोर्स वोर्स क्या ये सब नहीं पूछ रहा है, बस इतना पूछ रहा है। एक गाड़ी है जो दिल्ली से लेकर आगरा तक जा रहा है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे पे जा रहा है, तो ये स्टॉक है या फ्लो है, या दोनों है, स्टॉक और फ्लो दोनों, या नन ऑफ दीज। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है। एक एक गाड़ी है, ठीक है, तुम लोग इसको अच्छे से समझोगे ना, आराम से समझ आ जाएगा, उतना कोई टिपिकल नहीं है। अगर दिल्ली से आगरा ही सिर्फ लिखा रहता, दिल्ली से आगरा मान लो 20 किलोमीटर है, तो बताओ ये कौन सा कंसेप्ट होता, दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस कौन सा कंसेप्ट होता, स्टॉक या फ्लो। स्टॉक होता, ठीक है, यहां तक है। आगे लिखा है 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चल रहा है, बताओ ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड, ये वाला पॉइंट, 120 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से सुनो, गलती कर रहे हो। फ्लो, फ्लो होगा ये। फ्लो क्यों होगा, क्योंकि मेजर कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 1 घंटा 2 घंटा, ये पीरियड है, तो पीरियड में मेजर करते हैं, तो ये 120 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड पे चल रहा है। तो इतना पढ़ के समझ आया कि यह है स्टॉक, इतना पढ़ के समझ आया कि यह है फ्लो, तो बताओ इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्लियर, करेक्ट। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं इसीलिए, हाँ हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो ये क्या लिखा है, एक गाड़ी है जो दिल्ली से आगरा तक जा रहा है, दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस, हाँ हाँ करेक्ट, सावन सही बोला था। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, एक गाड़ी है जो दिल्ली से आगरा तक जा रहा है, मान लो दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, एक जगह से दूसरे जगह का डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन आगे लिखा हुआ है 120 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड पे चल रहा है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करा जा रहा है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो ये वाला है फ्लो कंसेप्ट। तो दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस ये हो गया अपना स्टॉक कंसेप्ट, 120 किलोमीटर प्रति घंटे पे चल रहा है, तो ये हो गया फ्लो कंसेप्ट। तो इस वजह से इसका आंसर नंबर सी है कि ये स्टॉक भी है और ये फ्लो भी है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना है, इसमें स्टॉक का भी आया है रेफरेंस और फ्लो का भी रेफरेंस आया है। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है ये जो स्टॉक और फ्लो वाला कंसेप्ट था, अभी तक बहुत सारे लोग का थम्स अप नहीं आया है, फटाफट। हम्म, ठीक है ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। फैक्टर सर्विस रेंडर्ड बाय हाउस होल्ड टू द फर्म लीड्स टू,
भैया एक बार फिर से बता दो, ठीक है? मैं एक बार ये और बता रहा हूँ, देखो क्या पॉइंट है। जब भी तुम लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन मिले कि दिल्ली से लेके, सॉरी, बचेली से लेके जगदलपुर इतना किलोमीटर है, बचेली से लेकर किरंदुल 10 किलोमीटर है, फॉर एग्जाम्पल अपने ही बचेली का लेते हैं, बचेली से लेकर किरंदुल 10 किलोमीटर है, बताओ ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? स्टॉक कंसेप्ट या फ्लो कंसेप्ट? बचेली से किरंदुल 10 किलोमीटर है, करेक्ट, ये अपना स्टॉक कंसेप्ट हुआ। और मैं बोल रहा हूँ मैं जिस गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं उसमें मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड पे जा रहा हूँ, बताओ ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? बैलगाड़ी पे जा रहा हूँ पक्का, कौन सा कंसेप्ट हुआ ये? फ्लो कंसेप्ट, बढ़िया, करेक्ट। तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, जब जब कोई जगह का डिस्टेंस प्लस उसको जाने का स्पीड, वो दोनों की जब बात हो रही होगी, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग स्टॉक और फ्लो दोनों की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली से लेके आगरा, ये हो गया स्टॉक कंसेप्ट, 120 किलोमीटर प्रति घंटे पे जा रहा है गाड़ी, तो ये हो गया फ्लो कंसेप्ट। इस वजह से स्टॉक और फ्लो दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। फैक्टर सर्विस रेंडर्ड बाई हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विस मिल रहा है। फैक्टर सर्विस का एग्जाम्पल बताओ तो कोई, क्या था फैक्टर सर्विस का एग्जाम्पल? फैक्टर सर्विस का एग्जाम्पल बताओ कोई। लैंड, सॉरी, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। हाँ करेक्ट, ये था अपना फैक्टर सर्विस। तो फैक्टर सर्विस जो हम लोग प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर भी पढ़े थे, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि फैक्टर सर्विस मिल रहा है हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड नहीं, फैक्टर सर्विस रेंडर्ड बाय हाउस होल्ड, ओके, फैक्टर सर्विस रेंडर कर रहा है हाउस होल्ड, तो ये कौन से फ्लो के अंदर आएगा? रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्विस फ्लो, या बोथ ए एंड सी? बताओ बताओ कौन सा फ्लो के अंदर आएगा? किसी को याद नहीं है? रुको मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है, 2 मिनट रुको, तुम लोगों को इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं एक बार स्टॉक रियल फ्लो और मनी फ्लो को रिवाइज करवा रहा हूँ, इधर ध्यान दो। जब हम लोग रियल फ्लो की बात करते हैं, जब हम लोग रियल फ्लो की बात करते हैं, रियल फ्लो में कोई पैसा नहीं आता। अगर तुम लोग अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड देख रहे होगे, तो ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड मतलब हम जैसे नॉर्मल लोग, और फर्म मतलब फैक्ट्री। रियल फ्लो में कोई पैसा नहीं आता। रियल फ्लो में हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्ट्री को देता है फैक्टर सर्विस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब हाउस होल्ड देता है फैक्ट्री को। और दूसरे तरफ से फैक्ट्री वाला क्या देता है? गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे कहीं भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रियल फ्लो। दूसरा होता है मनी फ्लो, दूसरा होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या है? यहाँ पे पैसे का लेन देन होता है। पैसे का लेन देन एज इन क्या? जैसे हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस दिया था, अब फर्म उनको क्या करेगा? फैक्टर का पेमेंट करेगा, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप को मिलेगा प्रॉफिट, तो इसको बोलते हैं मनी फ्लो। तो जहां पैसे का लेन देन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो, और जहां पैसे का लेन देन नहीं रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। तो ये वाले क्वेश्चन को पढ़ के बताओ, यहाँ लिखा हुआ है कि फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बताओ ये कौन सा फ्लो होगा? रियल फ्लो या मनी फ्लो? बाकी बाकी लोग भी, यहाँ पे पैसे का बात नहीं हुआ है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, करेक्ट, ये अपना रियल फ्लो है। तो एक एक को समझ समझ के करोगे तो बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा रियल फ्लो। अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट, लिखा है रीजन फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का रीजन क्या है? सबसे पहला लिखा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सेकेंड लिखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तीसरा लिखा है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, और फोर्थ लिखा है नन ऑफ दीज। मैं एक बार फिर ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ, वो दूसरे पेज में इसका थोड़ा सा ऑप्शन है, मैं बस 3 ऑप्शन को रिपीट कर रहा हूँ, तुम लोग बताना कि सर्कुलर फ्लो में क्या, सर्कुलर फ्लो का रीजन क्या है। सबसे पहला लिखा हुआ है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, सेकेंड लिखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, थर्ड लिखा है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब दोनों मिलके इसको चला रहे हैं। तो बताओ ए बी सी कौन सा ऑप्शन सही होगा? करेक्ट, इसको ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जो सर्कुलर फ्लो होता है इसको दोनों मिलकर चलाते हैं, तो ये इसका ऑप्शन म्यूचुअल। हम्म ठीक है, ये चैप्टर क्लियर। अब मनी चैप्टर पे मैं आ रहा हूँ। मनी चैप्टर, मनी चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जिनके उसमें 18 क्वेश्चन है, वो भी बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, तो उसको फटाफट निपटा लेते हैं।
इधर ध्यान दो, मनी चैप्टर का पहला क्वेश्चन, मनी चैप्टर का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू दैट सिस्टम वेयर इन, बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे पहला लिखा है गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स आर नॉट एक्सचेंज एट ऑल, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर डोमेस्टिक करेंसी, या गुड्स आर एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी। बताओ क्या क्या आंसर होगा? करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर ए, गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता है, उसको बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। बताओ बार्टर एक्सचेंज कौन से इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है? बार्टर एक्सचेंज कौन से इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है? बताओ फटाफट। करेक्ट, बार्टर एक्सचेंज जो है ये C2C ये इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बार्टर सिस्टम? इन चारों में से कौन सा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है बार्टर सिस्टम का? कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, फिर उसके बाद लिखा है अ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट, अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बार्टर सिस्टम में वही होता है ना कि अगर मैं अपना सामान किसी को दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रखा है कुछ कूलर, मैं किसी को दे रहा हूँ, तो जरूरी है कि आगे वाले पर्सन को वो चाहिए, अगर आगे वाले पर्सन को वो चाहिए ही नहीं तो ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है ये बहुत टिपिकल है बार्टर सिस्टम के अंदर। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी? ये चारों डेफिनेशन पढ़ो और बताओ कौन सा मनी का सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, जल्दी जल्दी, कौन सा मनी का सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, सबसे बेस्ट डेफिनेशन है? पहला लिखा हुआ है एनी गुड विच इज कॉमनली यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सेकंड लिखा है एनी गुड विच इज एक्सचेंज फॉर गोल्ड एट अ फिक्स्ड रेट, ये तो कुछ भी बकवास ही कर रहा है। एनी गुड विच इज एक्सेप्टेबल टू द बैंक, ये देखो देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन लास्ट वाला जो लिखा है ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। तो यहाँ पे लिखा है कॉमनली एक्सेप्ट किया जाएगा, तो लास्ट वाला एनी गुड विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैं नोट्स में भी यही वाला डेफिनेशन लिखवाया हूं। अगला क्वेश्चन, मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। बताओ दो लोग के ट्रस्ट के बीच में जो होता है उसको, उस मनी को क्या बोलते हैं? फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फियाट मनी, फ्यूडिशियरी मनी। जल्दी जल्दी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फोर्थ का आंसर है फ्यूडिशियरी मनी। फ्यूडिशियरी का मतलब ही होता है जब दो लोग के म्यूचुअल ट्रस्ट के बीच में होता है। जब क्लास में भी मैं एग्जांपल बताया था, मैं बोला था कि अगर मैं एक चेक लिख रहा हूँ और ये चेक मैं लिखकर किशोर को दे दिया, तो किशोर मेरे बातों का भरोसा करके, मेरे बातों का ट्रस्ट करके वो जाकर बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। तो जब दो लोग के बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है, उसके थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, उसको बोलते हैं फ्यूडिशियरी मनी। अगला क्वेश्चन, फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी हुज मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू आर। फुल बॉडीड मनी वो होता है जिसका मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है, declared as equal by government, different in the market and declared as equal by the RBI। बताओ बताओ, जल्दी, आंसर नहीं आ रहा है इसमें, इतना इजी क्वेश्चन। बी ऑप्शन, बाकी 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 भी ट्राई करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फुल बॉडीड मनी कब बोलेंगे? जब मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू क्या होगा? हम्म, जल्दी, बहुत कम आ रहा है इसका आंसर। ठीक ठीक, इक्वल, हाँ, नहीं इक्वल तो है आयुष, लेकिन इक्वल में भी देखो बहुत कुछ पॉइंट लिखा है, इक्वल इन द मार्केट, डिक्लेयर्ड इक्वल बाय द गवर्नमेंट, फिर लास्ट डी ऑप्शन भी लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड इक्वल बाय द आरबीआई। तो ये याद रखना है। देखो हम लोग जब फुल बॉडीड मनी पढ़े थे, फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन, ठीक ठीक। देखो फुल बॉडीड मनी का हम लोग मतलब क्या पढ़े थे? जिसका जो कमोडिटी वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फुल बॉडीड मनी। जो उसका कमोडिटी वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू होगा। बताओ मैं फुल बॉडीड मनी का एग्जांपल क्या बताया था? नोट या गोल्ड कॉइन? नोट या गोल्ड कॉइन, बताओ जल्दी, फुल बॉडीड मनी का एग्जांपल नोट या गोल्ड कॉइन? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो इसका आंसर है गोल्ड कॉइन। जो गोल्ड कॉइन होता है या सिल्वर कॉइन होता है, इसको हम लोग फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। और ये कौन डिक्लेयर करता है? मार्केट, मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिक्लेयर होता है। एग्जाम में ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो ये फिफ्थ वाला है, तो ये याद रखना है, मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है। और अगर दोनों का वैल्यू इक्वल रहा तो उसको हम लोग फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट लिखा हुआ है या आरबीआई लिखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। इक्वल इक्वल तो इसमें भी है,
लेकिन एक गवर्नमेंट लिखा है, एक आरबीआई लिखा है, जबकि यहाँ है इक्वल इन द मार्केट। मार्केट में अगर इक्वल होगा, मार्केट फोर्सेस की वजह से इक्वल होगा, तो हम लोग उसको फुल बॉडीड मनी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन 6th वाला, मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। बताओ गवर्नमेंट जिस मनी को इशू करता है उस मनी को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट जिस मनी को इशू करता है, करेक्ट करेक्ट जी हाँ, गवर्नमेंट जिस मनी को इशू करता है, इस मनी को हम लोग बोलते हैं फियाट मनी। फियाट मनी, करेक्ट। और जब नोटबंदी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर को, तो इस टाइम कंट्री के अंदर फियाट मनी का सर्कुलेशन रुक गया था। तो ये याद रखना है, फियाट मनी। अगला, व्हेन मनी वैल्यू एक्सीड्स कमोडिटी वैल्यू। जब मनी वैल्यू ज्यादा होगा और कमोडिटी वैल्यू कम होगा, इस मनी को क्या बोलेंगे? फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फियाट मनी, फ्यूडिशरी मनी। बताओ बताओ जल्दी। जब मनी वैल्यू, क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी, हाँ। व्हेन मनी वैल्यू एक्सीड द कमोडिटी वैल्यू इट इज कॉल्ड। ठीक है, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्या लिखा हुआ है? व्हेन मनी वैल्यू ऑफ द मनी एक्सीड द कमोडिटी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल नोट, नोट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। गांधी जी का नोट के ऊपर लिखा है 100 रुपए, इसको बनाने में 100 रुपए नहीं लगा है। तो जब जब मनी वैल्यू ज्यादा रहेगा और कमोडिटी वैल्यू कम रहेगा, बताओ इस नोट को क्या बोलते हैं हम लोग? जब मनी वैल्यू ज्यादा रहेगा, कमोडिटी वैल्यू कम रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? दो ऑप्शन है, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। ए और बी में से कोई एक ऑप्शन। फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, करेक्ट। इसका जो आंसर है ये है क्रेडिट मनी, ये याद रखना है। अगला, मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट हैज लीड टू emergence ऑफ। मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट हैज लीड टू emergence ऑफ commodity market, financial market, both A and B, none of these। 8th का बताओ, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। 8th वाला, बी फाइनेंशियल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट हैज लीड टू emergence ऑफ कमोडिटी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। देखो कमोडिटी मार्केट तो हो ही नहीं सकता, कमोडिटी मार्केट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट करता है बार्टर एक्सचेंज में। जब हम लोग मनी की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो दूर दूर तक बार्टर एक्सचेंज आएगा ही नहीं। तो याद रखो, मनी है मतलब ये फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, वैसे अभी जब तुम लोग बीएसटी का भी पढ़ोगे और फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर में, तो और ये डिटेल में समझ आ जाएगा। लेकिन इतना डिटेल में भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही समझ आ जाएगा। मनी का बात हुआ है, मनी का बात हुआ है मतलब फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अगर बार्टर एक्सचेंज का बात होता तो कौन सा मार्केट होता? ए ऑप्शन या बी ऑप्शन? बार्टर एक्सचेंज। करेक्ट। अगर बार्टर एक्सचेंज का बात होता तब हम लोग उसको कमोडिटी मार्केट बोल सकते थे। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो तब आता। अगला क्वेश्चन, which of the following is a component of M1 मनी सप्लाई वन मेजर इन मनी सप्लाई। बताओ इनमें से कौन सा कंपोनेंट है? ए बी सी डी। M1 अप्रोच हम लोग पढ़े थे ना? बी ऑप्शन। हम्म ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े थे सी प्लस डी डी प्लस ओडी, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। इसका फॉर्मूला था M1 का फॉर्मूला, इसका हम लोग न्यूमेरिकल भी किए थे, सी प्लस डी डी प्लस ओडी। सी का मतलब करेंसी विद पब्लिक, डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ओडी का मतलब अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये तीनों को प्लस करके आता है। तो इनमें से कौन सा कंसेप्ट इसके अंदर है? टर्म डिपॉजिट नहीं रहता, कैश रिजर्व नहीं रहता, तो इसका आंसर है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से बन जाता। अगला लिखा है बैंक मनी इज द मनी विच इज। बैंक मनी इज द मनी, बैंक मनी किसको बोलते हैं? जो प्रिंटेड बाई आरबीआई होता है, प्रिंटेड बाई गवर्नमेंट होता है, जनरेशन थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, या नन ऑफ दीज। बैंक मनी किसको बोलेंगे? जो आरबीआई जनरेट करता है, जो गवर्नमेंट जनरेट करता है, हम्म या क्रेडिट क्रिएशन से जो आता है, प्रिंटेड बाई गवर्नमेंट, जनरेशन क्रेडिट। ठीक ठीक, इसका आंसर सुनो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है बैंक मनी क्या होता है? 10th का लिखा हुआ है बैंक मनी क्या होता है। तो पहला लिखा है प्रिंटेड बाई आरबीआई। आरबीआई जो मनी इशू करता है, इसको हम लोग बैंक मनी नहीं बोलते, इसको मनी सप्लाई बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रिंटेड बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जिसको प्रिंट करता है, इसको हम लोग फियाट मनी बोलते हैं, अगर याद हो तो। गवर्नमेंट प्रिंट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑथराइज कर रहा है, तो फियाट मनी। तो ये वाला जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, जनरेशन थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। अगर क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू जनरेट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बैंक मनी। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू, मतलब इंपॉर्टेंट एज इन एक बार में क्लिक नहीं करेगा।
तो बैंक मनी उस पैसे को बोलते हैं जो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू जनरेट होता है। क्रेडिट क्रिएशन का टेबल हो तो याद होना चाहिए, 1000 रुपए आया था फर्स्ट राउंड में, फिर उसमें से 200 रुपए हम लोग लोन वो LRR रख दिए, तो बाकी 800 रुपए लोन के लिए दे दिए, फिर ये 800 दोबारा घूमकर बैंक के पास आएगा, फिर इसका 160 समथिंग रखेंगे, फिर बाकी का 640 कुछ डिपॉजिट कर देंगे। तो ये सब हम लोग जो पढ़े थे वो ये वाला पॉइंट है, क्रेडिट क्रिएशन। तो बैंक मनी का याद रखो, अगर बैंक मनी आया तो वो जनरेट होता है फ्रॉम क्रेडिट क्रिएशन। अगला 11th, बताओ कौन इंडिया में मनी सप्लाई करता है? कौन इंडिया में मनी सप्लाई करता है? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज? बताओ 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 फटाफट। मनी कौन कौन, मनी प्रिंट कौन करता है ये नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लोग गलत जा रहे हो। मनी प्रिंट कौन करता है ये नहीं पूछ रहा है, मनी सप्लाई कौन करता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। मनी सप्लाई कौन करता है, हाँ ठीक ठीक ठीक। अगर कौन प्रिंट करता है बोल रहा है तो एक ही ऑप्शन है, आरबीआई। बैंकों का बैंक जो है वो आरबीआई है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोले कि मनी सप्लाई कौन करता है, तो सप्लाई आरबीआई भी करता है, कमर्शियल बैंक भी करता है, गवर्नमेंट भी करता है। तो ये इसका जो आंसर है, आंसर नंबर डी है। इसको जब तुम लोग पढ़ोगे नोट्स में, सबसे आखिरी में मैं यही लिखवाया हूँ क्वेश्चन, हु सप्लाई मनी, तो वो तुम लोग को डायरेक्टली उसमें मिल जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर जो है 11th का डी। रुको मैं इसको तुम लोग डायरेक्ट उधर से दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन हम लोग जो नोट्स में भी लिखे हैं, बुक में भी देखने का जरूरत नहीं, नोट्स में मैं ऑलरेडी लिखा हूँ। कौन मनी सप्लाई करता है, तो सेंट्रल बैंक भी सप्लाई करता है, मतलब हमारे कंट्री में आरबीआई, कमर्शियल बैंक भी सप्लाई करता है, गवर्नमेंट भी सप्लाई करता है। तो अगर सप्लाई मनी आया तो तीनों, लेकिन अगर प्रिंट मनी आया तो बताओ कौन होगा? हु प्रिंट्स मनी इन द इंडिया, सॉरी हु प्रिंट्स मनी इन इंडिया? कौन मनी प्रिंट करता है इंडिया के अंदर? करेक्ट। तो अगर सप्लाईज मनी आया तो तीनों, प्रिंट्स मनी आया तो सिर्फ आरबीआई, ये क्लियर रखना है, ठीक है? इसमें ही मार्क्स कट सकता है जल्दीबाजी में। अगला क्वेश्चन, डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है? चेकेबल डिपॉजिट, डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बोथ ए एंड बी। नाम से समझ आ रहे, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आता है? चेकेबल डिपॉजिट, डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, फिक्स डिपॉजिट, बोथ ए एंड बी। प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट आता है डिमांड डिपॉजिट में? गलत गलत गलत। हम्म, ठीक है, ठीक ठीक। तो इसका आंसर याद रखना है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बी ऑप्शन। ना 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 ना, देखो क्या लिखा है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? हम लोग जब मर्जी है हम लोग जाके पैसा जमा कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो याद रखो, डिमांड डिपॉजिट कभी भी एफडी में एप्लीकेबल है ही नहीं। एफडी में डिमांड डिपॉजिट एप्लीकेबल है ही नहीं। एफडी का हम लोग पढ़े थे, दो ही बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक बार जब पैसा जमा कर रहे हैं, दूसरा बार जब पैसा निकाल रहे हैं। इसके बीच में कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो एफडी तो पिक्चर से ही हट गया। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? चेकेबल डिपॉजिट, चेक भरकर पैसा निकाल सकते हैं। और सेकंड, डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, हम लोग अपने मर्जी से पैसा निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ए भी सही है, बी भी सही है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ये, बोथ ए एंड बी। और एक बात बताऊं, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन में दिया रहता है, तो ज्यादा चांसेस रहता है, मतलब 90% या 95, तुम लोग खुद देख सकते हो। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो ए एंड बी अगर लिखा हुआ है बोथ, तो वही वाला सही रहता है। तो ऐसे तुक्के में नहीं मारना है, लेकिन ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि 90 to 95% जब ऐसा ऑप्शन में दिया रहता है बोथ ए एंड बी, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस होता है कि वही वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब अगला, इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4। ठीक है, लेकिन इसमें से M1 जो है, M1 का फॉर्मूला बताओ, M1 का फॉर्मूला क्या है? M1 का फॉर्मूला, हम्म M1 का फॉर्मूला, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। M1 का हम लोग फॉर्मूला याद किए थे, C प्लस डी डी प्लस ओडी, C प्लस डी डी प्लस ओडी, जहां पे C का मतलब था करेंसी विद पब्लिक। ठीक है, तो इसका तो आंसर इसका आंसर नहीं है भैया, स्क्रीन अब भी विजिबल नहीं है। ठीक है, इधर सुनो। तो हम लोग डिमांड डिपॉजिट का M1 अप्रोच का क्या पढ़े थे फॉर्मूला? C प्लस डी डी प्लस ओडी।
हो सकता है। C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब क्या था? करेंसी विद पब्लिक। DD का मतलब था डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। OD का मतलब था अदर डिपॉजिट विद RBI। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही है, ऑप्शन नंबर C। अगला, सप्लाई ऑफ मनी इज अ, सप्लाई ऑफ मनी कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल, रियल फ्लो, नन ऑफ दीज। बताओ 14th का सप्लाई ऑफ मनी कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो या स्टॉक? जल्दी जल्दी जल्दी। फ्लो कंसेप्ट, ठीक ठीक। फ्लो कंसेप्ट। बाकी बाकी लोग, सप्लाई ऑफ मनी। रिवीजन की कमी दिख रही है सप्लाई ऑफ मनी में। सप्लाई ऑफ मनी याद होना चाहिए, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है अभी के अभी हमारे पब्लिक के पास कितना पैसा रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं सप्लाई ऑफ मनी नोट्स में लिखवाया था, मैं इसको अलग से बॉक्स में लिखवाया था। इंपॉर्टेंट, सप्लाई ऑफ मनी जो होता है ये हमारा स्टॉक कंसेप्ट होता है, क्योंकि हम लोग ये ऐसा नहीं बोलते कि पूरे साल के शुरुआत से लेके अब तक कितना कमाए हो। ऐसा बोला जाता है कि अब भी के अब भी कितना रुपए रखा हुआ है, तो वो हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है ठीक है। अगला, इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाई। बताओ इंडिया के अंदर सिक्के कौन इशू करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। इंडिया के अंदर सिक्के कौन इशू करता है? इसका आंसर याद होना चाहिए। इंडिया के अंदर जो भी कॉइन्स है, कॉइन्स आर इशूड बाई। रुको मैं तुम लोगों को डायरेक्ट ना वो स्लाइड दिखाता हूँ। रिवीजन नहीं हुआ है, कल एग्जाम है और तुम लोग इतने सारा गलती कर रहे हो। रिवीजन की बहुत कमी दिखाई दे रही है। बैंकिंग चैप्टर दिख रहा है, रुको। उसको मैं मनी के अंदर कवर करवाया था ना, मनी चैप्टर। मनी मनी। हम्म। मनी चैप्टर अभी फिलहाल नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग अपने नोट्स में चेक करना, मैं उसमें प्रॉपर पूरा मेंशन करवाया हूँ कि आरबीआई क्या इशू कर सकता है, और फिर अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास क्या पावर है इशू करने का। जबकि यहाँ होना चाहिए मनी। अभी मैं थोड़े ही दिन पहले वो चैप्टर देखा था, लेकिन अभी इसमें दिख नहीं रहा है। नहीं है ना, चलो छोड़ो, मैं इसको डायरेक्ट ही समझा दे रहा हूँ। इंडिया कॉइन कौन इशू करता है, लिखा है 15th का आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका ऑप्शन जो होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा। मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बोला गया है कि आप ही कंट्री के अंदर कॉइन्स को इशू करो। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी। ये तो याद होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करता है नोट इशू करने के लिए? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। बताओ बताओ जल्दी, बाकी भी। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम रिजर्व। अच्छा, कोई ये बता सकता है मिनिमम रिजर्व में टोटल कितने रुपए होना है? टोटल टोटल। 200 करोड़। हाँ करेक्ट। और उसमें से वो गोल्ड कितना होना है? 115 करोड़। करेक्ट, बढ़िया। तो 200 करोड़ का वो टोटल होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। बाकी अलग अलग फॉर्म ऑफ एसेट में रख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये वाला, हाई पावर्ड मनी, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी किसके बराबर होता है बताओ? मनी सप्लाइड बाय आरबीआई ओनली, टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल, और मनी, ये जो बड़ा सा पॉइंट है ये। बताओ हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी। ये जो हाई पावर्ड मनी है ना, मेरे को क्लास में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये वाला पॉइंट शायद क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो इसका ऑप्शन ना, बस अभी के लिए तुम लोग ये ऑप्शन टिक कर देना, डी वाला। इसको जब हम लोग दोबारा रिवाइज करेंगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को मैं अच्छे से समझा दूंगा, अभी समझ नहीं आएगा। ये हाई पावर्ड थोड़ा अलग वेराइटी का मनी हो जाता है।
इसमें जितना भी कुछ हो रहा है सबको इंक्लूड करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो, एग्जाम में अगर ये आया तो ये वाला ऑप्शन करेंगे जो बहुत बड़ा सा लिखा हुआ रहेगा वो ऑप्शन, क्योंकि हाई पावर्ड मनी है ही उसका इतना बड़ा वैल्यू, तो वो हम लोग क्लास में जब रिविजन करेंगे तब समझेंगे। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। अच्छा रुको, अब थोड़ा ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 का करते हैं रिविजन, उसका एमसीक्यू बनाते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1, होपफुली सबको याद होगा चैप्टर। जो भी अभी तक रैपिड रिवीजन नहीं किया है, आज थोड़ा लेट से सो जाओ, लेकिन वो रैपिड रिवीजन सबको कंप्लीट कर लो। प्लस जो मैं टॉप 50 क्वेश्चन बताया, पूरा 50 भी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ कुछ चैप्टर अपना हुआ नहीं है। जितना चैप्टर हुआ है वो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन के आसपास है, उसको निपटा ही लेना, क्योंकि इको में ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, नहीं तो अपना ओपिनियन देने वाला क्वेश्चन रहता है। या हाँ हाँ बोलो। वो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बता देते। हाँ उसको मैं ये एमसीक्यू करवा रहा हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी देखो ये एमसीक्यू करते हैं। सबसे पहला लिखा है द मेन रीजन फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर। बताओ एग्रीकल्चर में क्या रीजन है मेन जिसके वजह से स्टेग्नेशन आया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सेकंड, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, जनगणना? फर्स्ट ऑफिशियल जनगणना कब हुआ था? बाकी बाकी लोग 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं। 11th में सेंसस एंड सैंपल के अंदर पढ़े थे। हाँ करेक्ट, 1881। निखिल है ना, डेट कैसे नहीं बता रहे निखिल? ये तो निखिल को आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है अगला, थर्ड, करेक्ट करेक्ट अनिश। थर्ड लिखा है द एक्सपोर्ट सरप्लस। लिखा है जो एक्सपोर्ट करके ब्रिटिशर्स जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते थे वो पूरे पैसे को कहाँ लगाते थे? टू मेक पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई एन ऑफिस सेटअप इन कॉलोनियल गवर्नमेंट, टू मीट वॉर फॉट एक्सपेंसेस बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स। बताओ पूरा पैसा कहाँ लगाते थे, या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट, इसका ऑप्शन ही सारी जगह पैसा लगाते थे। अगला, द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? निखिल ये आंसर आना चाहिए, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। 1757। हाँ करेक्ट करेक्ट, यही एक्सपेक्टेड था निखिल बताएगा ये। अगला, विच इंडस्ट्री रिसीव्ड द मेजर सेटबैक। बताओ कौन से इंडस्ट्री को कॉलोनियल रूल से सबसे ज्यादा सेटबैक हुआ? करेक्ट, हैंडीक्राफ्ट। एग्रीकल्चर नहीं, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, एग्रीकल्चर ऑप्शन में नहीं है एग्रीकल्चर। हाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हाथ से बनाया हुआ जो सामान था। हाथ से बनाया हुआ जो सामान था ये बहुत गंदे तरीके से खराब हो गया ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अगला, इंडिया का जूट इंडस्ट्री जो था हैवी सफर्ड किया ड्यू टू डैश आफ्टर पार्टीशन, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, फेमिन्स, अर्थक्वेक, नन ऑफ दीज। करेक्ट, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे पास रॉ मटेरियल की बहुत कमी हो गई थी। उसमें हम लोग पढ़े थे ना, एक हम लोग को सेटबैक लगा क्योंकि सारा फर्टाइल लैंड उधर चला गया, फिर रॉ मटेरियल उधर चले गया, हमारे पास फूड का स्कैरसिटी होना चालू हो गया, वो पॉइंट पढ़े थे। बताओ ब्रिटिशर्स रेलवे कब लेकर आए थे? 1850। करेक्ट करेक्ट, ब्रिटिशर्स रेलवे 1850। अगला, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू। इंडिया आधा से ज्यादा कहाँ सामान बेचता था? ब्रिटेन। करेक्ट, ब्रिटेन। ब्रिटेन में आधा से ज्यादा सामान बेचता था। अगला लिखा है डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लेड टू। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब कम हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो उससे क्या हुआ? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, इंपोर्टर बन गए हम लोग फिनिश गुड्स के, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। बताओ बताओ, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब बर्बाद हुआ तो सबसे पहले तो हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैल गया, क्योंकि इतने सारे लोग हाथ से बना हुआ इंडस्ट्री में काम करते थे जहां से हाथ से बनाया हुआ सामान बिकता था। लेकिन जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तबाह हुआ ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, उस वजह से मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट तो हुआ, साथ में हम लोग इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड्स के। और बताओ एक्सपोर्टर क्या चीज के बने? एक्सपोर्टर 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 क्या के बने? रॉ मटेरियल, करेक्ट। एक्सपोर्टर हम लोग रॉ मटेरियल के बन गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ये वाला, बोथ ए एंड बी। अगला, विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन। कौन सा इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ पार्टीशन के वजह से?
कॉटन कॉटन बाकी बाकी करेक्ट, कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, अगला अगला ऑप्शन लिखा है डैश वॉज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। बताओ कौन सा सबसे ज्यादा सोर्स था, मेन सोर्स था लोगों का जीवन यापन करने का। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बोथ ए एंड बी, नीदर इन और बी। करेक्ट, एग्रीकल्चर जो था वो सबसे बड़ा साधन था। फिर स्विस कैनाल डायरेक्ट रूट कहां से कहां तक का दिया था? स्विस कैनाल इंडिया से अमेरिका, इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया से श्रीलंका, इंडिया से ब्रिटेन। करेक्ट। लिखा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब आया था बताओ? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 19 हाँ 1921, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इससे पहले हम लोग स्टेज नंबर 1 में हुआ करते थे, फिर स्टेज नंबर 2 पे आ गए, जो कंट्री नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। डैश वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। 14th क्वेश्चन, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था? करेक्ट, रेलवे जो था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, साइज ऑफ वर्किंग फोर्स इन कंट्री, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन कंट्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। इसमें डाउट है बहुत लोगों को। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सबसे पहला लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन, सेकेंड लिखा है नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, थर्ड लिखा है साइज ऑफ वर्किंग फोर्स इन कंट्री, और फोर्थ लिखा है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन कंट्री। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर जो है, इसका हाँ इसका ऑप्शन नंबर ए है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कितने लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग हैं, टेरिशरी सेक्टर में कितने लोग हैं। तो ये वाला इसका ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन यही वाला है ना, हाँ देखो 15th का यही वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स, क्योंकि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसमें एक आइडिया हो जाता है कि कंट्री में कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है। बताओ ये एमसीक्यू सबको क्लियर है, किसी में डाउट? भैया हाँ हाँ किशोर। 10th वाले में सी वाला ऑप्शन नहीं होगा क्या? कौन सा? विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली, हाँ अरे मैं इसमें गलत टिक कर दिया हूँ, सॉरी सॉरी। कॉटन नहीं, जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था, ये एक बार चेक कर लेना। हाँ मैं गलती से गलत ही चेक कर दिया हूँ इसमें। विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड, कौन सा सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ था? तो जूट इंडस्ट्री जो था वो सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ था। ठीक है, अब अगले चैप्टर पे आते हैं। उससे पहले मैं एक बार वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन समझा देता हूँ अगर किसी को डाउट है तो। प्रथमेश को उसमें डाउट था बोल रहा था ना, मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये जो चैप्टर नंबर 3 था इसके अंदर हम लोग डिस्कस किए थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंट्री बैरियर्स। पहले के टाइम में अगर हम लोग को कोई शॉप वगैरह ओपन करना पड़ता था तो उसके लिए वेरियस टाइप्स ऑफ लाइसेंस लेना पड़ता था। तो इस वजह से कई लोग बहुत ही झिझकते थे किसी भी नई चीज को ओपन करने के लिए, क्योंकि उनको पता था अगर हम लोग ये करेंगे तो उसमें हम लोग को बहुत सारा लाइसेंस लेना पड़ेगा, इधर डॉक्यूमेंटेशन उधर डॉक्यूमेंटेशन, तो अपना फालतू खामखा टाइम वेस्ट होगा। तो गवर्नमेंट क्या बोला, गवर्नमेंट बोला हम लोग लिबरलाइजेशन एक पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें हम लोग सारे रिस्ट्रिक्शन को हटा देंगे। अब सबको लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है, हालांकि कुछ कुछ इंडस्ट्री को, जैसे लिकर इंडस्ट्री हो गया, एटॉमिक एनर्जी वाली इंडस्ट्री हो गया, इनको तो लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है तो उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो उससे बोला जाता है लिबरलाइजेशन। उसका मीनिंग है रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर। तो यह है लिबरलाइजेशन। सेकेंड पे आते हैं प्राइवेटाइजेशन। ये रैपिड रिवीजन में मैं बहुत डिटेल में भी बताया हूँ इसको, क्योंकि इसका दो पार्ट बनाया था मैं रैपिड रिवीजन का। अब इसके बाद अगले पे आते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी और का जो ओनरशिप है वो किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं।
जैसे मान लो कोई 10 साल पहले पीएसयू है, पीएसयू मतलब जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फॉर एग्जांपल भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वो 10 साल से अच्छा धंधा कर रहा था, लेकिन अभी मान लो कुछ कंटिन्यू ईयर से बहुत लॉस में जा रहा है, उसके अंदर लोग करप्शन कर रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट को पता चल गया है और एक कंटिन्यूइंग लॉसेस पे है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट उनका मालिकाना हक चेंज कर देता है। इसका एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक चेंज कर देना। ये दो तरीके से किया जा सकता है, पहला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप को ट्रांसफर कर दो, और सेकंड डिसइन्वेस्टमेंट। ये दो तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। ओनरशिप को ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो भेल में पहले कोई और काम करता था, तो अब ओनरशिप वहां से चेंज कर देना और वहां पे किसी और को काम करवाने लगा देना, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेकंड डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट जितना भी शेयर परचेज करके रखा था, अब वो सारे शेयर को बेच दे रहा है। गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं, अब मैं फालतू ऐसे कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करूंगा जहां पे लॉस हो रहा है, जहां पे करप्शन इतना ज्यादा फैला हुआ है, तो गवर्नमेंट वहां के शेयर को सेल कर देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट। ये दो तरीके से किया जा सकता है, पहला ट्रांसफर कर दो ओनरशिप, और दूसरा डिस इन्वेस्टमेंट कर दो। डिस इन्वेस्टमेंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि हम लोग जब इक्विटी शेयर को सेल कर दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तीसरा आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपने इंडिया के जो भी बैरियर्स है उसको ओपन कर देते हैं और हम लोग इंडिया के बाहर बेचना चालू कर देते हैं, बाहर के पार्टी को हम इंडिया में बुलाना चालू कर देते हैं कि तुम यहाँ बेच सकते हो, हम वहां बेचने जाएंगे, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपने जो भी बैरियर्स है वो सब हटा देना और हम लोग वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम में क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग, इट रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी। इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी मतलब हमारा इंडिया का इकोनॉमी को मिलाना, किससे मिलाना, विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब पूरे कंट्री से मिलाना, पूरे वर्ल्ड से मिलाना। थ्रू, कैसे मिलाएंगे, रिमूवल ऑफ बैरियर्स, जो भी अब तक बैरियर लगा हुआ था, जो भी अब तक हर्डल था, ऑब्स्टिकल्स था, बैरियर्स था, हिंड्रेंस था कि अब इसके हम लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते, तो जब ये बैरियर्स को हटा दिया जाता है और हम लोग पूरा फ्री हो जाते हैं, बाहर वाले पूरा फ्री हो जाते हैं, इधर उधर के कंट्री में धंधा करना चालू करते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये पहला है, इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है ना। अब मैं अगले पे आ रहा हूँ, जो हम लोग लेटेस्ट अभी चैप्टर कंप्लीट किए थे, HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसके फटाफट क्वेश्चन करते हैं। वो अभी अभी पढ़े हैं लेटेस्ट, तो बहुत ज्यादा उसका पार्ट याद रहेगा। ठीक है, इधर ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कैपिटल। बताओ इनमें से कौन सा फिजिकल कैपिटल का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी लोग फटाफट, हरी अप। करेक्ट, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है, ये फिजिकल कैपिटल का पार्ट नहीं है, ये ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट वैभव। सेकंड, डैश 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। बताओ कौन सा 5 ईयर प्लान था। करेक्ट, 7th 5 ईयर प्लान था। ये मैं लिखवाया भी था, इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था कि 7th 5 ईयर प्लान बोलता है कि ह्यूमन कैपिटल का इंपॉर्टेंस थोड़ा वहां पे फोकस करना है, वहां पे ध्यान देना है, ये 7th 5 ईयर प्लान के अंदर लिखा हुआ था। अगला, इन इंडिया द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट हेल्थ सेक्टर। बताओ हेल्थ का सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है। करेक्ट, ICMR। फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म था। अगले पे आते हैं, द एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन। जो गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्चा करता है, इसको कैसे शो करता है। पहला, परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेकंड परसेंटेज ऑफ जीडीपी, थर्ड बोथ ए एंड बी, फोर्थ नीदर ए नॉर बी। बताओ बताओ, गवर्नमेंट जो पढ़ाई पे खर्चा करता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है। परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बजट का कुछ हिस्सा, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। करेक्ट, बोथ ए एंड बी। इसको दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, इसको दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट इन कंट्री। बताओ कौन सा इंडिकेटर है एजुकेशनल अचीवमेंट का, यूथ लिटरेसी रेट, पीसीआर, अडल्ट लिटरेसी रेट, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अगला,
इन द ईयर डैश इंडियन गवर्नमेंट मेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। बताओ राइट टू एजुकेशन कब आया था? याद करो, मैं इसको लिखवाया था। करेक्ट। लेकिन ये ऑन इफेक्ट कब से आया? ऑन इफेक्ट 2009 या 2010? 2010। हाँ करेक्ट। एग्जाम में अगर ऑन इफेक्ट पूछा तो 2010, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये एक्ट जब प्रेसिडेंट सर का साइन हुआ था तो ये तभी फाइनलाइज हो जाता है जब प्रेसिडेंट सर का साइन होता है, तो वो हुआ था 2009 में। तो राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है ये 2009 है। हालांकि ये एप्लीकेबल नेक्स्ट सेशन से हुआ था, नेक्स्ट बैच से हुआ था, जो कि 2010 वाला बैच था। ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया? कौन सा रीजन है पुअर ह्यूमन कैपिटल इंडिया के अंदर का? ब्रेन ड्रेन, इनसफिशिएंट रिसोर्स, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बढ़िया। अगला, डैश रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज एम्बॉयडेड इन द पीपल। ये पूरा मीनिंग था, किसका था मीनिंग? ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, या नन ऑफ दीज? ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, ह्यूमन कैपिटल। बढ़िया, करेक्ट। ह्यूमन कैपिटल का हम लोग मीनिंग पढ़े थे। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज एम्बॉयडेड इन द पीपल। ये मीनिंग भी हो सके तो याद कर लेना। फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? बताओ ये चारों में से कौन सा सोर्स नहीं है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? हाँ करेक्ट करेक्ट। बढ़िया। एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगला, हाउ मच एजुकेशन सेस हैज बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन यूनियन टैक्स? बताओ कितना कितना लगाया गया था? 1%, 2%, 4%, नन ऑफ दीज? इसका ऑप्शन 2%। लेकिन आज के डेट में कितना परसेंट लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? बताओ बताओ, आज के डेट में कितना परसेंट? 4%। करेक्ट करेक्ट। लेकिन जो तापस मजुमदार कमेटी के टाइम था, तब के टाइम में बोला गया था कि 2% लगाओगे तो भी चल जाएगा, तो 2% का लिमिट दिया गया था। हालांकि आज के डेट में हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का लगता है। अगला, आईसीएमआर का फुल फॉर्म देखो, ये चारों में से। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। बढ़िया, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। और लास्ट लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री? बताओ कौन सा बहुत मेन है? हम्म और बताओ, एजुकेशन के अलावा दूसरा कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें? हाँ करेक्ट। ये दो चीज याद रखना है, जो हेल्थ है और जो एजुकेशन है, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी जो है वो भी है, लेकिन जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है वो हेल्थ प्लस एजुकेशन है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब हम लोग अगले चैप्टर पे आते हैं, मैक्रो का, जो कि है बैंकिंग चैप्टर। बैंकिंग बैंकिंग कहाँ गया? ठीक है, अब बैंकिंग चैप्टर के एमसीक्यूज पे आ रहे हैं। ठीक है, ये बैंकिंग चैप्टर का एमसीक्यू है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक। मतलब जब हम लोग कमर्शियल बैंक की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन चार में से कौन सा करेक्ट है बताओ? नोट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कंट्री, क्रिएट्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व, एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक, या बोथ बी एंड सी? बाकी बाकी लोग सो गए क्या? ये एक दो चैप्टर बचा है लास्ट। हाँ करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी है। इसमें क्या है, जो कमर्शियल बैंक है, देखो कमर्शियल बैंक की बात हो रही है, सेंट्रल बैंक की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे लिखा है क्रिएट्स क्रेडिट, तो क्रेडिट बनाने का भी काम करता है, और एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द जनरल पब्लिक का डिपॉजिट भी लेता है। लेकिन मान लो अगर ये क्वेश्चन में कमर्शियल बैंक की जगह रहता सेंट्रल बैंक, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहता? बाकी बाकी भी करेक्ट करेक्ट। ऑप्शन ए सही रहता अगर सेंट्रल बैंक की बात होती, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास ही सोल अथॉरिटी है नोट इशू करने का।
तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी। अगला सेकंड क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी बाय वे ऑफ, कमर्शियल बैंक कैसे मनी बनाता है? टाइम डिपॉजिट से, डिमांड डिपॉजिट से, ट्रेजरी बिल से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो। कमर्शियल बैंक मनी किससे बनाता है? टाइम डिपॉजिट से, डिमांड डिपॉजिट से, ट्रेजरी बिल से, या बिल ऑफ एक्सचेंज से? नहीं आता? डी, बी, डी, और ऑप्शन डी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा है टिपिकल, इसको समझना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी बाय वे ऑफ, मतलब अगर तुम लोग को याद हो तो हम लोग एक मनी क्रिएशन करके इसमें टॉपिक पढ़े थे, जिसमें ये पढ़े थे कि पहले 1000 रुपए जमा करेंगे, 1000 में से 200 बैंक अपना एलआरआर रख लेगा तो बाकी 800 देगा, फिर ये 800 घूम कर किसी और को मिल जाएगा। ये अजम्पशन था कि कंट्री में सिर्फ एक ही बैंक है, सारा का सारा ट्रांजेक्शन बैंकिंग के रूट से हो रहा है, कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। तो 800 में फिर 160 रखेंगे, 640 समथिंग उधर लोन की तरह चला जाएगा। तो बोल रहा है ये सब कौन से पैसे से होता है? ये टाइम डिपॉजिट से होता है। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। बताओ, फिक्स डिपॉजिट का पैसा अगर एक बार जमा करते हैं, क्या वो दोबारा आता है? क्या वो दोबारा आता है वापस? नहीं। तो बस ये पहला ऑप्शन हट गया, दोबारा ये आता ही नहीं है। दूसरा लिखा है डिमांड डिपॉजिट, तो याद रखना है इसका आंसर डिमांड डिपॉजिट ही होगा। डिमांड डिपॉजिट जो होता है ये अपने मर्जी से हम लोग जमा करते हैं और हम लोग अपने मर्जी से पैसा निकालते हैं। तो ये एक ऐसा पैसा है जो बैंक को ये अधिकार देता है कि पैसे को फ्री फ्लो कर दो, मार्केट में इसको घुमाते जाओ, 1000 से 5000 बनाओ, 5000 से 50,000 बनाओ। ये डिमांड डिपॉजिट ये बेनिफिट देता है, दूसरा कोई पैसा ये बेनिफिट नहीं देता। ट्रेजरी बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये सब फालतू है, ये इससे कुछ नहीं होता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी जो अल्टीमेटली वो डिमांड डिपॉजिट रहेगा तभी वो पॉसिबल है। तो इसका आंसर याद रखना, कमर्शियल बैंक पैसा उसी से बना सकता है जो डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट फ्रीडम देता है कि वो पैसे को मार्केट में सप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। टाइम डिपॉजिट में एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि इसमें तो कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता। गिन के तो 2 बार ट्रांजेक्शन होगा, एक बार डिपॉजिट के टाइम, एक बार विड्रॉल के टाइम। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अगला, तो इसका आंसर जो होगा ये डिमांड डिपॉजिट होगा, बी ऑप्शन। अगले पे आते हैं, सी, सॉरी थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन? बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा करेक्ट नहीं है, बताओ? बैंक रेट, फिजिकल डेफिसिट, क्रेडिट क्रिएशन, कैश रिजर्व रेशियो। बढ़िया, ये बी ऑप्शन है। तो बताओ बी ऑप्शन हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़े थे? फिजिकल डेफिसिट, बताओ बताओ फिर। गवर्नमेंट बजट। हाँ, वो गवर्नमेंट बजट का पार्ट है, मतलब वो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, वो गवर्नमेंट के बजट से, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अगला, क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक, क्रेडिट कार्ड अगर बैंक इशू कर रहा है तो इससे क्या होगा? इनकरेज कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्रेडिट कार्ड के इशू करने से क्या होगा? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बाकी बाकी भी फटाफट। क्रेडिट कार्ड के इशू करने से क्या होगा? इनकरेज होगा कंज्यूमर का स्पेंडिंग, एग्रीगेट डिमांड कंट्री में बढ़ेगा, फिर बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन तुम लोग को याद रखना है। बताओ, क्रेडिट कार्ड में ओवरड्राफ्ट का लिमिट मिलता है या नहीं मिलता है? क्रेडिट कार्ड में ओवरड्राफ्ट का लिमिट मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है, हाँ करेक्ट। क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है जिसमें ओवरड्राफ्ट का लिमिट मिलता है। मतलब अगर मेरे बैंक में 1 लाख रुपए रखा हुआ है और क्रेडिट कार्ड में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मेरे को 1 लाख का मिला है, तो मैं पूरा 2 लाख खर्चा कर सकता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड के आने से कंज्यूमर ज्यादा खर्चा भी करना चालू कर देता है, और जब खर्चा ज्यादा चालू करेगा तो अब तो हम लोग एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड भी पढ़ चुके हैं, उससे डिमांड अपना बढ़ जाएगा। जब कंज्यूमर ज्यादा खर्चा करेगा वो इनडायरेक्टली कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसका? कौन सा ऑप्शन सही होगा? करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि कंज्यूमर खर्चा भी ज्यादा करेगा, एट द सेम टाइम अगर वो खर्चा ज्यादा कर रहा है तो कंट्री का ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगा। अगला, द मेन एम ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या होता है? कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या होता है? सोशल वेलफेयर, टू अर्न प्रॉफिट। भैया लेकिन मैं पलाश का डाउट नहीं समझा। भैया लेकिन सबके पास क्रेडिट कार्ड हो ये जरूरी नहीं, हाँ तो हम लोग ऐसा बोल भी नहीं रहे पलाश,
हम लोग देखो, मैं एक बार ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सबके पास क्रेडिट कार्ड होना है। क्वेश्चन में ये लिखा है अगर क्रेडिट कार्ड इशू करेगा तो होगा क्या इससे इम्पैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, अगर क्रेडिट कार्ड इशू करेगा तो जिनको मिला है, मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ, जिनको मिला है उनका कंज्यूमर का स्पेंडिंग बढ़ेगा। एट द सेम टाइम जब कंज्यूमर का स्पेंडिंग बढ़ेगा, एक 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 कंज्यूमर ऐसा करते करते कंट्री का एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। जब मैं एग्रीगेट डिमांड बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं सबका मिलाकर डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब जब एक इंडिविजुअल को छोड़कर एक जगह में रहने वाले, एक पर्टिकुलर स्टेट में रहने वाले, एक पर्टिकुलर इलाके में रहने वाले, जब बहुत सारे लोग का डिमांड होता है उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो हम लोग इसमें ये अज्यूम कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड सबको मिल गया है, तो सबको मिला है तो कंज्यूमर का स्पेंडिंग भी बढ़ेगा, एट द सेम टाइम एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एक लोग से ज्यादा का डिमांड है, जब सम टोटल डिमांड होता है उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। जिनको नहीं मिला उनकी तो बात भी नहीं कर रहे, हम लोग ये बात करें अगर कंट्री में क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया है तो क्या। तो इससे कंज्यूमर का स्पेंडिंग भी बढ़ेगा, एट द सेम टाइम जिनको भी क्रेडिट कार्ड मिला है, ये अज्यूम किया जा रहा है कि सबको मिल गया है, तो सबको अगर क्रेडिट कार्ड मिल गया है तो कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा। क्लियर है पलाश, ये क्लियर है या डाउट है? क्लियर है, ठीक है, ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द मेन एम ऑफ कमर्शियल बैंक। बताओ कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना, प्रॉफिट कमाना, टू प्रोवाइड सर्विस टू पीपल, नन ऑफ दीज। बाकी बाकी लोग, सी 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 ऑप्शन, द मेन एम ऑफ कमर्शियल बैंक टू प्रोवाइड सर्विस, टू प्रोवाइड सर्विस। नहीं, तुम लोग भूल गए। तुम लोग बस नेशनलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में गए हो कि नेशनलाइज हो जाएगा तो सर्विस देने का काम करेंगे। बैंक अगर चल रहा है तो बैंक का मेन काम होता है प्रॉफिट कमाना। अगर बैंक प्रॉफिट नहीं कमाता तो तुम लोग को पता है, अगर बैंक से तुम लोग लोन लेते, बैंक बताओ इंटरेस्ट लेता या नहीं लेता? अगर बैंक का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता तो अगर हम लोग लोन लेते तो इंटरेस्ट लेता या नहीं लेता? बताओ बताओ जल्दी। नहीं लेता, ऑफ कोर्स सी बात है। लेकिन बैंक को, हम लोग को तो पता है बैंक 7 से 8% का इंटरेस्ट लेता है, तो इसी वजह से बैंक का मोटिव है कि वो पैसा भी कमाए। तो फिफ्थ का जो आंसर है यह है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अगला, मैक्सिमम क्रेडिट दैट द कमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट डिपेंड्स ऑन देयर। मैक्सिमम क्रेडिट जो कमर्शियल बैंक बनाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? गोल्ड रिजर्व के ऊपर, कैश रिजर्व विद आरबीआई, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या टर्म डिपॉजिट। बताओ किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कंट्री के अंदर इशू किया जाए? इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए? मैक्सिमम क्रेडिट दैट कमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट। कमर्शियल बैंक जो लीगली पैसा क्रिएट कर सकता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? गोल्ड रिजर्व के ऊपर डिपेंड करेगा, कैश रिजर्व के ऊपर डिपेंड करेगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व के ऊपर डिपेंड करेगा या टर्म टर्म डिपॉजिट के ऊपर? बताओ बताओ, इसमें डाउट है लग रहा है मेरे को। ठीक है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक ठीक, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इधर ध्यान दो। लिखा हुआ है मैक्सिमम क्रेडिट दैट अ कमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट। कमर्शियल बैंक जो लीगली क्रिएट कर सकता है पैसा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो पहला लिखा हुआ है गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, क्योंकि गोल्ड रिजर्व के ऊपर डिपेंड क्या करता है कि कंट्री का वो क्या था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, 200 करोड़ का गोल्ड, 115, 200 करोड़ का टोटल नेटवर्थ, उसमें 115 करोड़ का गोल्ड, वो डिपेंड करता है। अगर उसके बारे में बोलता है कि नोट इशू करना है उसके लिए कितना चाहिए, या 115 का क्या मेंटेन करना है, तब ये गोल्ड रिजर्व आता पिक्चर में। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी लिक्विड और टर्म डिपॉजिट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं बताया था टर्म डिपॉजिट से तो कुछ क्रिएट कर ही नहीं सकते, ये तो एकदम लॉकर जैसा है, इसमें पैसा डाले तो निकाल ही नहीं सकते जब तक इसका मेच्योरिटी पीरियड नहीं आया है। तो इसके बाद अब दो ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन हट गया, गोल्ड में नहीं हो सकता, टर्म डिपॉजिट तो कोई काम का ही नहीं है। तो अब दो ऑप्शन क्या है, एक बी ऑप्शन और एक सी ऑप्शन। बताओ दोनों में से कौन सा होगा, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन? क्या लगता है कमर्शियल बैंक मैक्सिमम पैसा किससे बना सकता है, कैश रिजर्व से या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व से? सी में बी। अच्छा, ठीक ठीक, इसका आंसर याद रखो। स्क्रीन दिख रहा है ना? 50-50। अच्छा, मैं 50-50 आंसर, दो ऑप्शन वैसे भी हटा दिया, 50-50 बचा था, उसका भी तुम लोग 50-50 निकाल रहे हो? ना ना, वैसा नहीं, पूरा श्योरिटी के साथ होना है। देखो क्या लिखा है कि कमर्शियल बैंक किस पे बना सकता है। एक दिया है अपने पास कैश रिजर्व, और एक दिया है अपने पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। याद रखो, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन स्टैट्यूटरी। ठीक ठीक, मैं एक बार इसका लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, ध्यान दो।
हम लोग पढ़े थे जो एलआरआर होता है, एलआरआर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। सीआरआर बताओ किसके पास रहता है, आरबीआई के पास या कमर्शियल बैंक के पास? सीआरआर किसके पास रहता है? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास। और एसएलआर किसके पास रहता है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक के पास जो रहता है वो कमर्शियल बैंक को रखना ही पड़ता है, उसमें वो गेम नहीं कर सकता। जो उसको आरबीआई को देना है, अल्टीमेटली मनी सप्लाई, मार्केट में जो क्रिएशन होगा मनी, वो उस पैसे का होगा जो आरबीआई को देना रहेगा। जो ऐसा जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व होता है, इसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते, ये अपने पास मेंटेन करके रखना ही है। लेकिन जो कैश रिजर्व होता है, इससे क्रेडिट का क्रिएशन होता है। तो एग्जाम में याद रखो, ये जो पॉइंट है कैश रिजर्व विद आरबीआई, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो रिजर्व एसबीआई खुद अपने पास रखेगा वो उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, उस पे वो कोई गेम उम नहीं खेल सकता। लेकिन जो आरबीआई को देना है, अल्टीमेटली आरबीआई का क्या मेन मोटिव होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई रखना है। तो अगर मनी सप्लाई रखना है तो हम लोग जो मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएट करेंगे वो कैश रिजर्व के ही थ्रू क्रेडिट करेंगे। वो टेबल भी अगर तुम लोग को याद हो ना, तो जो हम लोग बीच का कॉलम क्या बनाते हैं, एलआरआर का बनाते हैं, उसमें हम लोग सीआरआर प्लस एसएलआर दिखाते हैं। उसके अंदर जो सीआरआर का कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट आरबीआई को दिया जाता है, और आरबीआई का ही मेन मोटिव होता है कि मार्केट में क्रेडिट बना रहे। तो जो पैसा हम लोग घुमा सकते हैं, जो कमर्शियल बैंक पैसा घुमा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ सीआरआर है। एसएलआर को घुमा ही नहीं सकता, वो पैसा अगर बोला है उतना रखना तो उनको रखना ही पड़ेगा, उनके पास कोई फर्दर ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से इसका कैश रिजर्व होगा। अगला 7th वाला, टर्म डिपॉजिट्स आर दोस। टर्म डिपॉजिट्स किसको बोलते हैं? अगेंस्ट विच नो चेक कैन बी इशूड, जिसमें कोई चेक इशू नहीं किया जा सकता। सेकंड, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। थर्ड, विच आर द पार्ट ऑफ M1 सप्लाई ऑफ मनी, और नन ऑफ दीज। हाँ करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर ए है। टर्म डिपॉजिट वो होता है जिसमें कोई चेक का फैसिलिटी नहीं मिलता, और एक्चुअल में भी टर्म डिपॉजिट में कोई चेक का नहीं मिलता फैसिलिटी। चेक का फैसिलिटी किसमें मिलता है? डिमांड डिपॉजिट में। अगर कोई एफडी करवाया है, एफडी वाले को कोई चेक का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। जो डिमांड डिपॉजिट करवाया उसके पास चेक का फैसिलिटी, किसी का भी नाम लिखकर किसी को भी पैसा दे सकता है। फिक्स डिपॉजिट में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पैसा तभी मिलेगा जब मेच्योरिटी पीरियड आएगा, एफडी को तोड़ना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा। अगला 8th question, the percentage of demand deposit which the commercial bank are legally required to maintain as their liquid asset is called। जो कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक खुद मेंटेन कर रहा है अपने पास, उसको क्या बोलते हैं बताओ जल्दी जल्दी। कमर्शियल बैंक जो खुद मेंटेन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? सीआरआर, रेपो रेट, एसएलआर। हाँ करेक्ट, इसको एसएलआर बोलेंगे। याद रखने का तरीका मैं बताया था, एस का मतलब सेल्फ, वो अपने पास रखता है ये पैसा। अगला, एसएलआर रिक्वायर्स द कमर्शियल बैंक टू बिल्ड देयर लिक्विड एसेट बाय वे ऑफ। एसएलआर में क्या क्या रखना है? पहला लिखा है रिजर्व ऑफ कैश, रिजर्व ऑफ गोल्ड, रिजर्व ऑफ अनइनकम सिक्योरिटी, और ऑल ऑफ दिस। बताओ 9th वाला, जो एसएलआर है उसमें क्या क्या रखना है? इसमें मैं एक बार बताया था, इसमें हम लोग हर चीज रखते हैं, गोल्ड रख सकते हैं, सिक्योरिटीज रख सकते हैं, कैश रख सकते हैं, बस इतना रखना है जितना बोला गया है। हाँ करेक्ट तारनी, तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। सब कुछ रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है डिस्टिंक्शन कि ये रख सकते हैं ये नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करेगा, जो अपने पास से रखो, बस जितना आरबीआई बोला है। आरबीआई बोला है 9% मेंटेन करना है तो 9% मेंटेन करो। अब वो कैश में कैश में है तो कैश में रखो, गोल्ड में है तो गोल्ड में रखो, कुछ सिक्योरिटीज है तो सिक्योरिटी के फॉर्म में रखो, लेकिन जितना बोला गया उतना तो रखना ही पड़ेगा। 10th, commercial central bank is the apex bank of the country that control the entire banking system, issue currency, act as banker to the government, all of these। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज। सेंट्रल बैंक क्या है? फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेडरल सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या बोथ बोथ ए एंड बी। इंडिया में सेंट्रल बैंक क्या है? बताओ बताओ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो। अगला, मैक्सिमम क्रेडिट दैट कमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट इज इंडिकेटेड बाई। मैक्सिमम क्रेडिट जो कमर्शियल बैंक बना सकता है उसको कैसे इंडिकेट करते हैं? सी ऑप्शन। और मैक्सिमम क्रेडिट दैट द कमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट इन द इट इज इनिशिएटेड बाई। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा,
जो मैं क्लास में फॉर्मूला लिखाया था ट्रांसपोज करने वाला, उसमें चेक करना, उसमें मैं डिटेल में लिखवाया हूँ। तो 1 डिवाइड बाई CRR इंटू ये जो कैश रिजर्व वाला लिखा हुआ है, इसको हम लोग बस रिप्लेस कर दिए हैं। तो एक बार उससे मैच कर लेना, बन जाएगा। ये वाला याद रखो बस, अगर इससे केस स्टडी आता है तो ये रहेगा। अभी उसमें मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्लास में मैं बताया था और मैं नोट भी करवाया हूँ। अब इधर देखो, ये एग्जाम के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो केस स्टडी, तो उस पर ध्यान मत लगाओ। अब इधर देखो, क्रेडिट कंट्रोल मींस, क्रेडिट कंट्रोल किसको बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट मनी, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट मनी, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, और लिखा है नन ऑफ दीज। बताओ बताओ, किसको बोलेंगे हम लोग क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट कंट्रोल कब करना जरूरी है? इन्फ्लेशन के टाइम में, डिफ्लेशन के टाइम में, या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों में ही करना पड़ता है? बताओ, या किसी में नहीं करना पड़ता है? इन्फ्लेशन के टाइम में बस सर, इन्फ्लेशन के टाइम में करना है, डिफ्लेशन में नहीं। डिफ्लेशन में भी तो पढ़े थे, बैंक रेट को कम करो। हाँ करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, दोनों में करना पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन आ गया तो बैंक रेट वगैरह सबको हम लोग हाई कर देंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन को सेल कर देंगे, और डिफ्लेशन आ गया तो सबको हम लोग लो कर देंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन को प्लस परचेज कर देंगे। तो इसमें दोनों में करना पड़ता है। तो एक्सटेंशन के टाइम में भी, एक्सटेंशन की मतलब बात हो रही है यहाँ पे इन्फ्लेशन, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो रहा है डिफ्लेशन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? बताओ, क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? CRR, SLR, बैंक रेट, या मैनेज फ्लोटिंग? बताओ बताओ, क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ, इसको फिर खत्म करना है, इतना ही बचा है। डी ऑप्शन, मैनेज फ्लोटिंग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्रेडिट कंट्रोल का, तो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट भी है। ये वाला जो है मैनेज फ्लोटिंग, ये आगे पढ़ोगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर के अंदर का है। फ्लेक्सिबल, फिर फ्लोटिंग, वो सब है, मैनेज फ्लोटिंग भी उसी के अंदर का है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मैनेज फ्लोटिंग। फिर उसके बाद अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी? सॉरी, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या नहीं आता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, मोरल सुएशन, या रेपो रेट? करेक्ट, इसका ऑप्शन है ये वाला, मोरल सुएशन। मोरल सुएशन जो है ये क्वालिटेटिव के अंदर है। हाँ करेक्ट करेक्ट, क्वांटिटेटिव के अंदर वो बाकी 6-7 चीज था, इसमें 3-4 चीज जो था वो क्वालिटेटिव के अंदर था, बाकी सब क्वांटिटेटिव है। अगला लास्ट कुछ क्वेश्चन बचा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर परफॉर्म्ड बाई? ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज? बताओ बताओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन करता है? सिक्योरिटी को परचेज करने का काम, बेचने का काम कौन करता है? करेक्ट, सेंट्रल बैंक। हमारे कंट्री में RBI करता है, हम लोग पूरे एग्जाम्पल में RBI और SBI को लिए थे। अगला, विद एन इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर बढ़ा दिया जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, अनचेंज्ड होगा, नन ऑफ दीज? बताओ सेवेंथ का। हाँ, इसका मैं एक बार रीजन भी बता रहा हूँ। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई 1000 रुपए का लोन लेने आया है, और मैं बोल दिया हूँ, मतलब RBI बोल दिया है कि मार्जिन सेट करो 500 रुपए, तो 500 रुपए का मतलब होता है अगर कोई 1000 रुपए का लोन लेने आया है, उसको 500 रुपए का सामान गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्टेज रखना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अगर मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दूं, फॉर एग्जाम्पल RBI बोल रहा है कोई अगर 1000 रुपए का लोन लेने आया है, उसको 900 रुपए का चीज गिरवी रखना पड़ेगा। बताओ, कोई लोन लेने आएगा क्या? जल्दी जल्दी बताओ, कोई 1000 का लोन लेना है, कोई 1000 का अगर लोन लेने आया, उसको बोल रहे हैं 900 रुपए का मॉर्टेज रखो। हाँ करेक्ट, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा लोन लेने। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे ही हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी कम हो जाएगा। जैसे ही हम लोग मार्जिन बढ़ाएंगे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगा। अगला, इन इन्फ्लेशन, इफ इन्फ्लेशन इज टू बी कॉम्बेटेड द RBI, अगर इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल करना है तो RBI क्या करेगा? बताओ, 18th का, RBI क्या करेगा अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है? तो SLR को बढ़ा देगा, CRR को कम करेगा, SLR को कम करेगा, CRR को बढ़ाएगा, दोनों बढ़ाएगा, या नन ऑफ दीज? अगर हम लोग को कॉम्बैट करना है, कॉम्बैट मतलब कंट्रोल करना है, करेक्ट, दोनों को ही बढ़ाना पड़ेगा। अगला, इफ रेसेशन इज टू बी कॉम्बैट, रेसेशन का मतलब होता है मंदी का दौर, डिफ्लेशन का दौर,
डिफ्लेशन के टाइम में क्या करना पड़ेगा? बैंक रेट नीड्स टू बी लोअर्ड, CRR नीड्स टू बी लोअर्ड, बोथ A एंड B। जल्दी जल्दी बताओ 19th का। हाँ करेक्ट। तो रेसेशन याद रखना है, डिफ्लेशन को बोलते हैं, और इन्फ्लेशन तो वही महंगाई है, तो बोथ A एंड B। अगला 20th क्वेश्चन, रेपो रिवर्स रेपो रेट, इससे क्या होगा? जनरेट इंटरेस्ट इनकम, इट इंक्रीज टू कर्ब इन्फ्लेशन, इट इज नॉट अ पॉलिसी रेट, और बोथ A एंड B। बताओ बताओ, रेपो रेट क्या है? लिखा है जनरेट इंटरेस्ट इनकम, इट इंक्रीज टू कर्ब इन्फ्लेशन, और इट इज नॉट अ पॉलिसी रेट, इट इज नॉट अ पॉलिसी रेट। तो इसका ऑप्शन है बोथ A एंड B। जो रेपो रेट होता है, सॉरी रिवर्स रेपो रेट होता है, इसमें SBI अपना सारा सेविंग सेंट्रल बैंक को जमा कर देता है, तो इससे उनको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट इनकम वो कमा पाते हैं। एट द सेम टाइम ये इसलिए किया जाता है कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। कब का मतलब होता है खत्म कर देना, रिड्यूस कर देना, ठीक है। एक बार फिर से बताना। हाँ देखो, रिवर्स रेपो रेट क्या होता था, ये मान लो अपना SBI है, SBI क्या करता था, अपना सारा जो भी डिपॉजिट्स है वो RBI को जमा कर देता था, उसी को हम लोग बोलते थे रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, रिवर्स रेपो रेट से क्या होगा? तो अगर SBI अगर अपना सारा डिपॉजिट RBI को जमा कर देगा, तो बदले में RBI उसको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो पहला ऑप्शन सही है कि इससे इंटरेस्ट मिलता है, इट जनरेट इंटरेस्ट इनकम। और सेकंड लिखा है, ये इसको बढ़ाया क्यों जाता है, ये इंटरेस्ट का रेट इसलिए बढ़ाया जाता है कि SBI अपना और पैसा लाके RBI को जमा कर दे। तो SBI अगर अपना और पैसा लाके RBI को जमा करेगा, तो बाहर वाले लोग को लोन मिलेगा ही नहीं। लोन मिलेगा नहीं तो ऑटोमेटिक उनका एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, उनका जितना सेविंग रखा है वो सारा खर्च हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगा। तो उस वजह से कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो भी खत्म हो जाएगा। उधर कर्व का मतलब क्या था भैया? कर्व का मतलब है रिड्यूस, खत्म करना है, इन्फ्लेशन को खत्म करना है, उसलिए ये रेट बढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर A और B दोनों है, क्योंकि SBI इसलिए पैसा जमा करता है कि वो इंटरेस्ट कमाए, एट द सेम टाइम इसको इसलिए बढ़ाया जाता है कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। क्लियर है किशोर? हाँ भैया। हाँ ठीक ठीक। तो चलो इतना काफी है, MCQs वगैरह इतना काफी, अभी और बहुत लेट हो गया ना, तो ठीक है, बाकी बन जाएगा, उतना कोई लोड मत लेना। हम लोग जितना किए हैं देख के तो ऐसा लगा कि तुम लोग का हो गया है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली हो, और ज्यादा लोड नहीं लेना, अभी अभी पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, एकदम फ्रेश माइंड से कल उठो, 1 घंटे रिवाइज करो, और बस फिर स्कूल में जाकर जितना होता है उतना लिख के आ जाना। चलो ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ वाइंड अप करते हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक। ठीक है फिर, गुड नाइट सबको। बाय बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट। थैंक यू भैया। वेलकम वेलकम वेलकम, गुड नाइट बाय।